दोस्तों जो वीडियो आप लोगों ने देखी वो एक अवेयरनेस की वीडियो थी, उसके बारे में अभी आप लोगों से बात करूंगा। सबसे पहले आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज है 16 सितंबर। आज का इंपॉर्टेंट न्यूज एनालिसिस जो है बहुत ही शानदार यहाँ पर ये रहने वाला है। तो जो टाइम पर इस लेक्चर को देखने आ गए एग्जैक्ट 6 बजे। एक बच्चा कह रहा है कि सर अब तो अलार्म की जरूरत नहीं पड़ती, पता है कि 6 बजे लेक्चर आ जाएगा। तो इसीलिए मैंने बोला था कि आप लोग अपनी घड़ी मिला सकते हैं, 6 बजे एग्जैक्ट लेक्चर आया करेगा। ठीक है, तो अब आप लोगों के लिए 6 बजे लेक्चर आता है, तो अपने दिन को एक डिसिप्लिन वे में आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे कि शानदार तरीके से पूरा दिन सबसे आप लोगों के लिए अच्छा एक प्रोडक्टिव होकर जाए। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि जब दुनिया आधी उठ भी नहीं रही होगी तो उससे पहले आप लोग बहुत सारा अपना काम निपटा चुके होंगे। तो हमेशा जिंदगी में आगे रहना सीखो, तो प्रोडक्टिविटी आप लोगों के अंदर से अपने आप निकल कर आएगी। तो हाउस द जोश, जोश इतना हाई होना चाहिए कि शाम तक बना रहना चाहिए। तो जो सही टाइम पर आ गए उनको तो बधाई हो, और जो सही टाइम पर आना चाहते थे पर नहीं आ पाए हैं वो अपना फील करना कि नहीं यार कल जरूर आएंगे। तो सॉरी लिखना कमेंट बॉक्स में। इससे क्या रहेगा, आप लोगों के अंदर से फील आएगी कि आप लोगों ने अपनी गलती एक्सेप्ट की है, और कल से आप लोग फिर से ट्राई करोगे अपने शेड्यूल को फॉलो करने की। अगर आप लोग अपना शेड्यूल जो आप लोगों ने डिसाइड किया है आज वो भी फॉलो नहीं कर रहे हो, तो भी आप लोगों को फील करना है सॉरी कि आज नहीं हुआ है, कल जरूर ट्राई करेंगे पूरा करने की। इससे क्या होगा, जो गलती आप लोग एक्सेप्ट कर लेते हो ना, आप लोगों को उसमें इंप्रूवमेंट करने की क्षमता आ जाती है। पर जो गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा है वो क्या इंप्रूवमेंट करेगा अपने अंदर। तो सबसे पहला तो ये चेंज आप लोगों को लेकर आना है। ठीक है, इसी के साथ में बहुत ही शानदार और बड़ी ही प्यारी सी बात बोली गई। बोला गया कि माता पिता भले ही कितने भी अनपढ़ क्यों ना हो, पर लेकिन अगर बात करें शिक्षा और संस्कार के बारे में, तो जो शिक्षा और संस्कार देने की क्षमता एक माँ बाप के अंदर में होती है, वो इस धरती पर कोई भी स्कूल कॉलेज आप लोगों को नहीं दे सकता। रीजन क्या है, माता पिता अपने बच्चों के अंदर में अपनी जिंदगी का पूरा निचोड़ डालने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि जो भी गलतियां, जो भी कमियां उनकी जिंदगी में रह गई हैं, वो नहीं चाहते कि वो कमियां, वो गलतियां जो है वो हमारे बच्चों की भी जिंदगी में आए। इसलिए वो अपनी जी जान लगा देते हैं आप लोगों को एक अच्छी पैटर्न में लाने के लिए, एक अच्छी शिक्षा और संस्कार देने के लिए। आप लोगों ने देखा होगा, चाहे कोई शिक्षा, चाहे कोई रिक्शा वाले का भी बच्चा क्यों ना हो, वो चाहता है कि यार मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छे ओहदे पर जाए। तो ये एक तरीके से सपना होता है उस इंसान का, और ये बच्चों की रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो कम से कम अपनी जिंदगी को अच्छे पाथ पर लेकर आए। और माँ बाप को कुछ नहीं चाहिए, उनको आप लोगों की सक्सेस चाहिए, और आप लोगों को भी आप लोगों की सक्सेस चाहिए। तो इनडायरेक्ट वे में बोला जाए तो माँ बाप को आप लोगों से कुछ चाहिए नहीं, बस उनको आप लोगों की खुशी चाहिए। तो क्या अपनी खुशी नहीं ला सकते आप लोग उनको खुशी देने के लिए? ये देखो कितना पवित्र रिश्ता है। तो हमेशा कोशिश करो यार अपनी जिंदगी में एक सही पैटर्न में चलने की। ये बैलेंस डाइट जो है आप लोगों को शानदार तरीके से बहुत कुछ सिखा कर जाएगी, और काफ़ी कुछ आज आप लोगों को जानने को मिलने वाला है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे जिनको आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। आर्टिकल जैसे आप लोगों के सामने आते हैं अलग अलग न्यूज़पेपर के, आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर देना है। उससे पहले आप लोगों को टकटकी लगाकर आर्टिकल सुनना होगा। तो यहाँ पर करंट के साथ में बहुत शानदार स्टैटिक यानी कि बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन प्लस क्वेश्चन प्रैक्टिस, जो कि आप लोगों को आर्टिकल याद रखने में हेल्प करेगी, और आंसर राइटिंग। तो ये पूरा कॉम्बिनेशन आप लोगों को देखने को मिलता है, इसीलिए इसको बैलेंस डाइट बोला गया है। इसके अंदर आप लोगों को इंपॉर्टेंट वोकेबलरी भी दूंगा। सी सेट का एक क्वेश्चन होगा जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना होगा, उसका आंसर भी आप लोगों को बताया जाएगा। बहुत सारी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होंगे, वन लाइनर होंगे वीडियो के एंड में, जो कि इकोनॉमी या फिर नेशनल इंटरनेशनल के होंगे। और इसी के साथ में मैप बेस्ड क्वेश्चन डेली आप लोगों को एक मिलता है, जो कि आप लोगों को लोकेशन के फील्ड में भी एक अच्छी पकड़ बनाएगा आप लोगों की। तो इसको अच्छे से एंजॉय आप लोगों को करना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, पहचानो कौन, देखता हूं कौन कौन यहां पर इनको पहचान पाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, रिसेंटली अभी ये हमारे बीच में नहीं रही, और ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में भी थे। ठीक है, तो इनके बारे में आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में यहाँ पर ये भी एक मोटिवेशनल कोड भी आप लोग इसको बोल सकते हो यार। और ये आप लोग अगर एक ह्यूमन की क्वालिटी के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, लीडरशिप के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, कंसिस्टेंसी के बारे में कुछ लिखने के लिए आए, तो ये आप लोग वहाँ पर यूज़ कर सकते हो। रेयरेस्ट बोला गया है भाई साहब। रेयरेस्ट का मतलब होता है बड़ी ही दुर्लभ, यानी कि किसी किसी में पाई जाती है। वो क्या है, एक तरीके से क्वालिटी बोली गई है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब अगर मॉर्निंग में आप लोगों ने डिसाइड कर लिया कि मॉर्निंग में 5 बजे उठना है, 5 बजे उठ के अपना काम कंप्लीट करना है, और 6 बजे लेक्चर देखना है, 6 बजे से अपना लेक्चर कंप्लीट करने के बाद में उसके बाद में अपने स्टैटिक सब्जेक्ट पढ़ने हैं, और इस तरीके से अपने पूरे दिन को आगे लेकर चलना है। और बिना रुके, बिना झुके, बिना आप लोग बिल्कुल भी एक तरीके से अपनी जो एक शेड्यूल है उसको ब्रेक किए हुए इसको फॉलो कर लेते हैं, तो जिंदगी में आप लोग एक बहुत ही अच्छे मुकाम पर पहुंच जाएंगे। पर लेकिन ये आसान नहीं होता है, जितनी आसानी में मैंने बोल दिया ना एक सेकंड में, उतनी आसान इसको इंप्लीमेंट करना नहीं होता है। इसीलिए बोला गया कि ये रेयरेस्ट है, क्योंकि लोग ट्राई तो बहुत करते हैं, पर लेकिन अक्सर जो होते हैं अपने आलस के सामने हार जाते हैं, अपनी आदत के सामने हार जाते हैं। आदतें बेकार कर देती हैं इंसान को अगर वो आदतें अच्छी ना हो।
तो ये एक काफी इंपॉर्टेंट कोटेशन है, मोटिवेशनल कोटेशन भी बोल सकते हैं आप लोग इसको एक तरीके से, क्योंकि पर्सनली अगर कंसिस्टेंसी के बारे में बात करें तो आप लोग को बहुत कम लोग ऐसे देखने को मिलेंगे जो रेगुलर उस चीज को प्रॉपर वे में फॉलो करते हैं। ठीक है, तो यहां पर जेरमी जो बेंथम है उनके द्वारा ये बात बोली गई। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोग हल्का सा आइडिया जरूर रखिएगा कम से कम। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज है यार, इंपॉर्टेंट भी है। ऐसी ऐसी जब न्यूज में देखता हूं ना तो मतलब अंदर से दुख होता है बहुत ज्यादा, और ये लगता है कि मतलब कई बार वो कहता हूं ना कि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम तो यार बाद में होगा, पहले ये तो देखो कि जिन बच्चों के साथ में रेप हो रहा है उनके बारे में क्या बात की जाए। तो इसके लिए बहुत सारा डेटा भी मैं यहां पर आप लोगों के लिए निकाल कर लेकर आया हूं, जो कि एनसीआरबी का डेटा है। सबसे खतरनाक चीज जो मुझे देखने को मिली ना इस पर्टिकुलर डेटा के अंदर में, वो है मैक्सिमम जो भी लड़कियों के साथ में रेप हो रहे हैं वो कोई ना कोई जानने वाला था, या तो कोई फैमिली का पर्सन था, या कोई दोस्त था, या कोई पड़ोसी था, कोई अननोन पर्सन नहीं था, सारे जानने वाले थे। सबसे खतरनाक चीज आप लोग यहां पर देख सकते हैं कि महाराष्ट्र, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, ये वो राज्य हैं 5 जहां पर जितने भी रेप हुए हैं 100% वो लोग थे जो जानते थे उस लड़की को जिसके साथ में रेप हुआ है। आप लोग इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि एक रक्षक ही जब भक्षक बन जाए तो फिर इंसान कहां जाए। तो वो वाली कंडीशन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलती है। अभी पूरा केस क्या निकल कर आ रहा है पहले मैं आप लोगों को बताता हूं। ये उत्तर प्रदेश के अंदर में लखीमपुर खीरी, जो कि पहले भी न्यूज में रहा, यहां पर 2 लड़कियों का रेप किया गया। एक की उम्र 15 साल थी और एक की उम्र 17 साल थी, और रेप करने के बाद में गला घोंटकर उनकी हत्या कर दी गई, ये बताया गया है। पुलिस ने जब छानबीन की यहां पर तो ये देखने को मिला कि जो 2 इंसान थे जिनके द्वारा यहां पर ये सारी हरकतों को अंजाम पहुंचाया गया, वो दोनों के दोनों जो थे वो रिलेशनशिप में थे इन लड़कियों के साथ में। तो सबसे खतरनाक चीज यहां पर ये होती है कि ये दोनों बहन थी और दोनों के साथ में वो लोग जो थे दोनों वो रिलेशनशिप में थे, और उन दोनों ने औरों के साथ में मिलकर यहां पर ये इस घटना को अंजाम पहुंचाया। एक का नाम जुनेद और एक का नाम यहां पर सोहेल। इसी के साथ में यहां पर 6 को गिरफ्तार किया गया जिन्होंने यहां पर ये हरकतें की है, जिसमें जुनेद, सोहेल, इसी के साथ में यहां पर हाफिजुर, ये रहमान, इसी के साथ में करीमुद्दीन, आरिफ और यहां पर छोटू। टोटल मिलाकर ये 6 हैं जिनको गिरफ्तार किया गया। ये सारी की सारी जो इन्फॉर्मेशन है यहां पर, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन यहां पर कहीं ना कहीं ये बात बताती है कि अगर आज की डेट में आप लोग देखो, एक ऐसे इंसान के ऊपर आप लोग ट्रस्ट कर लेते हो कई बार जो कि ट्रस्ट करने के लायक ही नहीं है। यानी कि रिलेशनशिप में गए और उसके बाद में यहां पर इनके साथ में रेप किया, दूसरों से भी रेप करवाया, और फिर यहां पर इनकी जो है एक तरीके से गला रेत कर हत्या कर दी। तो ये कंडीशन आप लोग देख सकते हैं। अपोजिशन के जो लीडर हैं उन्होंने अपनी रोटियां सेकनी स्टार्ट कर देते हैं। आप लोग देख सकते हैं, चाहे प्रेजेंट टाइम पर आज की डेट में अपोजिशन में कांग्रेस हो, ये रोटियां सेकती हैं। 2014 से पहले बीजेपी रोटियां सेकती थी, पर लेकिन कंडीशन ऐसी की ऐसी है। ठीक है, जब वहां पर उनकी गवर्नमेंट थी तब भी ऐसी कंडीशन देखने को मिलती थी, अब भी आज की डेट में ऐसी कंडीशन देखने को मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कह रहा है एनसीआरबी का डेटा। आप लोग यहां पर देख सकते हैं, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा अभी प्रस्तुत किया गया। उसमें यह बोला गया कि हमारे देश में सबसे ज्यादा जो रेप होते हैं वो कहां पर होते हैं, वो होते हैं राजस्थान के अंदर में। सबसे ज्यादा रेप देश के अंदर में राजस्थान में होते हैं, और दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश में होते हैं, और तीसरे नंबर पर उत्तर प्रदेश में होते हैं। टोटल रेप 2021 में 65,000 रेप हुए। समझ रहे हैं आप लोग, 65,000 लड़कियों को अगर आप लोग खड़ी करोगे ना एक कतार में, एक स्टेडियम में, आप लोग ना इतने दिमाग झन्ना जाएगा कि इतनी सारी लड़कियों के रेप हुए यार। ये आप लोग सोचकर देखो एक मिनट, नंबर को वैसे काउंट मत करो आप लोग, वैसे देखो कि जब लड़कियों को अब 65,000 तो मतलब छोड़ दो, आप लोग 100 लड़कियों को भी कहीं खड़ी कर दो ना, और आप लोग संख्या देखोगे तो आप लोगों के अंदर एक तरीके से ना इंसानियत मर जाएगी। ऐसा लगेगा यार ऐसा कैसे हो रहा है। ठीक है, ये कंडीशन कैसे हो रही है कि इंसानियत रही नहीं है कहीं पर जिंदा। तो ये सिचुएशन आप लोग समझ सकते हैं। तो एनसीआरबी का जो डेटा है यहाँ पर, राजस्थान टॉपर है, मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है। ये तो रेप के मामले बात की जा रही है, पर लेकिन इससे भी ज्यादा खतरनाक चीज यहाँ पर ये है, जब ओवरऑल क्राइम के बारे में बात करें, रेप की, मार पिटाई की, या फिर दूसरे जो भी क्राइम हुए हैं लड़कियों के साथ में, वो 4,28,278 4,28,278 इतने केसेस आप लोगों को यहां पर देखने को मिले, जिसके ऊपर काम करना काफी जरूरी है। ओवरऑल क्राइम में टॉप में ये यूपी है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश, यानी कि रेप में सबसे ऊपर राजस्थान है, पर ओवरऑल क्राइम अगर देखोगे 56,000 अकेले उत्तर प्रदेश से निकल कर आए महिलाओं के खिलाफ। राजस्थान जो कि रेप में पहले नंबर पर था, ओवरऑल क्राइम में यहां पर दूसरे नंबर पर पहुंच गया। पर सबसे ज्यादा जो घिनौना मुझे यहां पर इस पर्टिकुलर आर्टिकल में चीज देखने को मिली, वो है यहां पर अगर आप लोग जाओगे पंजाब, छत्तीसगढ़, केरला, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना, इनके अंदर में 99% जो भी रेप हुए हैं वो लोग थे जो कि उस महिला को जानते थे, मतलब जानने वाले थे सारे के सारे, जैसे मैंने अभी आप लोगों को यहां पर बताया।
तो ये काफी ज्यादा एक ऐसी चीज है जो कि सोचने के लिए मजबूर करती है कि जिसके ऊपर ट्रस्ट कर कर लड़की को छेड़ा जाता है वही इंसान उसका रेप कर रहा है। यहाँ पर 19% अगर बात करेंगे पहले के साल के कंपेयर में, यानी कि पहले साल में जितने रेप के केसेस देखने को मिले थे 19% का इजाफा हो गया, यानी कि 19% यहां पर बढ़ गए हैं अभी। ये और भी ज्यादा एक तरीके से दर्दनाक घटना आप लोग यहां पर बोल सकते हैं। और इसके चलते यहां पर कई सारे अपोजिशन के लीडर जो हैं वो आरोप भी लगा रहे हैं। अभी आप लोगों ने देखा गुजरात के अंदर में एक पर्टिकुलर इंसिडेंट हुआ, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर इंसिडेंट में जो रेपी थे उनको ताउम्र की सजा दी जाती थी, ठीक है, तो 14 सालों की उनको सजा दी गई, पर लेकिन उनके 14 साल जो है रिसेंटली अभी कंप्लीट हो गए और गुजरात गवर्नमेंट ने उनको छोड़ दिया। तो ये एक ऐसी घटना थी जिसका सबने क्रिटिसिज्म किया। क्यों? क्योंकि वो बाहर आकर वो मिठाइयां बांट रहे हैं, एक तरीके से सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो यहां पर ये बोला गया रेपिस्ट को इस तरीके से कैसे छोड़ा जा सकता है यार। तो वो एक ऐसा केस था जो पर्सनली मुझे जो है काफी इरिटेट किया अंदर से। मैंने कहा यार इस तरीके से अगर छूट जाएंगे 14-14 साल में तो मतलब इनका तो और एक तरीके से हिम्मत बढ़ेगी रेप करने की। तो ऐसे इंसिडेंट आप लोग यहां पर देख सकते हैं। तो वुमेन के खिलाफ जब रेप के बारे में बात करें तो ये कुछ ऐसी बातें हैं, अगर कुछ आप लोगों को लिखने के लिए आए जैसे कि एस्से वगैरह भी होता है तो वहां पर ये डेटा काफी इंपॉर्टेंट है। और हाँ, इसी के साथ में ऑल द बेस्ट यार, जो भी पेपर देने जा रहे हैं मेंस का अच्छे से लिख कर आना, अपना 100% देना, क्योंकि ये एक ऐसी चीज होती है जिसमें आप लोगों को जी जान लगाना होता है। जब आप लोग 3-3 घंटे बैठ के लिखते हो ना तो वो एक अलग ही लेवल की चीज होती है, ठीक है। तो आप लोगों को अच्छे से पार्टिसिपेट करना है, ये रखना बस माइंड में कि हाँ आप लोग जो है अपना बेस्ट देने वाले हैं, ठीक है, और आप लोगों से बढ़िया कोई नहीं है उस टाइम पर। बस ये माइंड में अपना रखना और अच्छे से अपना पेपर देना, ठीक है। बाकी फीडबैक देना, कैसा आप लोगों को जो भी अच्छा बुरा जैसा भी लगता है आर्टिकल, फीडबैक जरूर दिया करो। आप लोग उसको बताया दिया करो कि किस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर जो भी डाउट है लाइक या डिसलाइक कर आप लोग बता सकते हैं, ठीक है। 1 सेकंड लगती है फीडबैक देने में, फीडबैक आप लोग जरूर दिया करो, ओके। तो ये था पूरा का पूरा आर्टिकल। एक जो इंपॉर्टेंट न्यूज यहां पर निकल कर आ रही है, ये एक ऐसी न्यूज है कि करियर कैसा होना चाहिए इंसान का, तो रोजर फेडरर जैसा होना चाहिए। ये इंसान जो है शानदार तरीके से बादशाहों की तरह खेलता हुआ निकल गया। अभी इनके द्वारा अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया गया है। तो रोजर फेडरर जो है इनके द्वारा टोटल 20 ग्रैंड स्लैम जो है वो यहां पर जीते गए। और इसी के साथ में यहां पर अभी फाइनल जो एक एटीपी ये खेलने वाले हैं टूर्नामेंट लंदन के अंदर में, उसके बाद में ये अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर चुके हैं। इनके द्वारा 24 साल हो गए इनको खेलते खेलते। पहली बार यहां पर अगर बात करें जो इनके द्वारा फर्स्ट ग्रैंड स्लैम टाइटल जो जीता गया था वो विंबलडन था, और 2003 में इनके द्वारा ये टाइटल जीता गया था। अपने ट्विटर हैंडल पे बड़ा ही प्यारा सा मैसेज इन्होंने यहाँ पर लिखा कि हाँ अब जो है मुझे एक तरीके से अलविदा लेना है। और यहाँ पर इनके द्वारा ये भी बातें बताई गई कई सारी कि बॉडी में इतनी इंजरी हो रही है, कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से मुझे यहाँ पर ये अभी स्टेप उठाना पड़ रहा है, ठीक है। तो पर्सनली यार मुझे बहुत अच्छे लगते थे बेसिकली जब खेला करते थे, शानदार प्लेयर यार, एक अलग ही मुकाम सेट किया इन्होंने अपनी जिंदगी में। आज की डेट में आप लोगों को राफेल नडाल, नोवाक जोकोविच और रोजर फेडरर इन तीनों के बारे में याद रखेगा। नडाल पहले नंबर पर है, जोकोविच दूसरे नंबर पर और तीसरे नंबर पर है फेडरर। हालांकि जोकोविच जो है पहले नंबर पर रह सकते थे, पर लेकिन अभी रिसेंटली आप लोगों ने देखा इनको खेलने नहीं दिया था कोविड-19 की वजह से, तो वो इशू देखने को मिला ऑस्ट्रेलिया में, जिसकी वजह से आगे निकल गए, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर इशू है जिसके बारे में याद रखिएगा। तो ये था दूसरा आर्टिकल। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कई बार आप लोगों ने देखा होगा यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ ले आते हैं, तो आप लोगों से कई बार स्टेट पीसीएस के अंदर भी गेम से क्वेश्चन आते हैं, तो पता होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट, ठीक है। आज है 16 सितंबर और आज का जो दिन है वो ओजोन डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि कैसे जो ओजोन है वो धरती पर कुछ ऐसी किरणें होती हैं जिनको आने से रोकता है, इसके चलते वरना धरती पर काफी सारी दिक्कतें यहां पर देखने को मिल जाएंगी। तो उसी के लिए ये ओजोन लेयर नेचर ने यहां पर बना रखा है। अगर आप लोग देखोगे लेयर को डिवाइड कर कर, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जिनसे कई बार बातें आप लोगों से पूछी जाती हैं। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फीयर 0 से 12 किलोमीटर, फिर होता है स्ट्रेटोस्फीयर जो कि 12 से 50 किलोमीटर, इसी के बीच में आप लोगों को ओजोन लेयर देखने को मिलेगा जो कि 20 से 30 किलोमीटर की डिस्टेंस में आप लोगों को नजर आएगा। फिर मीजोस्फीयर आता है 50 से 80 के एरिया में, फिर थर्मोस्फीयर होता है यहाँ पर 80 से 700 के किलोमीटर के बीच में, और फिर आता है एक्सोस्फीयर। तो ये पैटर्न देखने को मिलेगा। थर्मोस्फीयर के अंदर नॉर्मली अगर बात करें यहाँ पर आप लोगों को बेसिकली सैटेलाइट वगैरह होते हैं। ये वो है कर्मन लाइन जो कि यहाँ पर इसके बाद में उन्हें आउटर स्पेस स्टार्ट हो जाता है, जिसके स्पेस की जब यात्रा कराई जाती है तो ये माना जाता है कि कर्मन लाइन तक कम से कम यहाँ पर पहुंचना है। तो यहाँ पर आप लोगों को ओजोन लेयर देखने को मिलती है। फायदा क्या होता है ओजोन लेयर का? ये अल्ट्रावायलेट जो रेज होती हैं, जो रेडिएशन होता है, उनको हमसे प्रोटेक्ट करता है, उनको पृथ्वी पर आने से रोकता है। अगर वो आए, बहुत सारे इंसान जो हैं उनको स्किन कैंसर या फिर दूसरी बहुत सारी बीमारी देखने को मिलेगी। हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट यहाँ पर यूज करते हैं पृथ्वी के ऊपर, उसकी वजह से कई सारे होल इसमें आप लोगों को देखने को मिलते हैं, यानी कि लेयर जो है
वो खत्म होती नजर आती है। तो ये माना जाता है कि अगर ये खत्म होगी तो धरती पर, पृथ्वी पर जीवन जो है वो असंभव हो जाएगा। तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट है। इसके लिए एक पर्टिकुलर प्रोटोकॉल भी है जिसको बोलते हैं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। @35 अभी यहाँ पर इसको ग्लोबल कोऑपरेशन की बात की जा रही है कि प्रोटेक्ट करने के लिए ये काफी ज्यादा जरूरी यहाँ पर देखने को मिलेगा। होता क्या है बेसिकली, 1987 में यहाँ पर ये प्रोटोकॉल साइन की गई थी 1987 में कि हाँ हम लोगों को पृथ्वी को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। पर लेकिन अब तक भी अगर आप लोग बात करें, हम लोग यहाँ पर प्रॉपर वे में उसको प्रोटेक्ट नहीं कर पाए हैं। मैंने क्या बोला यहाँ पर 1987 में, इसका मतलब क्या है @35 जो लिखा है यहाँ पर, तो 35 साल यहाँ पर पूरे हो चुके हैं उस प्रोटोकॉल को। पर लेकिन हम लोग उस लेवल पर काम नहीं कर पाए जितनी रिक्वायरमेंट थी इसके लिए काम करने की। तो ये एक इंपॉर्टेंट डे है जिसकी थीम कम से कम एटलीस्ट आप लोग याद रखिएगा, कोई भी कंफ्यूजन आप लोगों को नहीं होना चाहिए, ठीक है। और इसी के साथ में यार आज के जो शानदार आंसर यहां पर दिए गए काफी अच्छे लगे मुझे, IAS सानू के द्वारा दिए गए। आप लोग भी क्या कर सकते हैं, जो भी आप लोग जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं अपने नाम के सामने उसको आप लोग लगा सकते हैं। IAS बनना चाहते हैं, फिर जो भी बनना चाहते हैं। एक जो मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगा कमेंट यहाँ पर, ये यहाँ पर डॉक्टर लगाया इन्होंने अपने नाम के सामने क्योंकि ये डॉक्टर बनना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो इनके सन के द्वारा डॉक्टर लगा लिया गया। मैंने ये नहीं बोला कि IAS IPS ही लगाना है, जो भी जिंदगी में आप लोग बनना चाहते हैं वही आप लोग अपने नाम के सामने लगा सकते हैं और उसको फील आप लोग कर सकते हैं क्योंकि आप लोग वही बनना चाहते हैं। तो सोचते ही सोचते अगर बन गए तो कैसा लगेगा ये आप लोग बताइए। तो इसलिए हमेशा कोशिश करो कि उस तरीके से चीजों को लेकर चलो, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर एक काफी इंटरेस्टिंग चीज, जो एजुकेशन है यार वो कभी बर्बाद नहीं जाती, किसी न किसी फील्ड में किसी न किसी फेज में आप लोगों को हमेशा काम आएगी। जैसे अभी यहाँ पर KBC देख रहे थे, मैंने तो देखा नहीं, उन्होंने बोला कि सर आपने एक क्वेश्चन पढ़ाया था यहाँ पर 1947 में जो लास्ट जो एनिमल था यहाँ पर जिसको मारा गया था वो क्या था, एशियाटिक चीता। 75 लाख रुपए का क्वेश्चन पूछा गया ये KBC में। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं 75 लाख रुपए का तो एक क्वेश्चन आ गया निकल कर। तो इस वीडियो का प्राइस क्या होगा, तो करोड़ों की हो गई ना, ठीक है। तो हमारी बैलेंस डाइट जो है वो करोड़ों रुपए की आप लोगों को देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि पता नहीं कहां पर क्या चीजें काम आ जाए, हमेशा अपने आंख कान जो है खुले हुए रखने ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज पता नहीं जिंदगी में कहां पर काम आ जाए। तो जो भी चीजें आप लोग सीखते हो वो दूसरों को भी सिखाया करो, खुद तो आगे बढ़नी है, दूसरों को भी लेकर आगे बढ़ना है। तो ये एक ऐसी चीज है जो कि आप लोग काफी अच्छे से काम कर सकते हैं, ठीक है। और इसी के साथ में जो भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा उनका आंसर देते हुए आगे बढ़ना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करने वाला हूं, एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ओके। दोस्तों इस आर्टिकल को अगर आप लोग अपनी जिंदगी के साथ में कोरिलेट करके देखें, मान लीजिए आप लोगों ने किसी पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करी पर आप लोग उसमें फोकस नहीं दे रहे हैं, कभी पढ़ते हैं कभी नहीं पढ़ते हैं, मन किया तो कभी मूवी देखने चले गए, आज मन ही नहीं है पढ़ने का। मतलब कि मन भी ऐसा हो गया है कि जब वो होगा तो ही हम लोग पढ़ेंगे और नहीं मन होगा तो नहीं पढ़ेंगे। अगर ये वाली डामाडोल सिचुएशन में आप लोग चल रहे हैं तो एग्ज़ाम में जब भी सिलेक्शन होने की बात आएगी तो उन्हीं लोगों का सिलेक्शन होगा जिनका मन नहीं था फिर भी वो पढ़ रहे थे। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि अगर आप लोगों ने डिसाइड किया है कोई काम करना है तो आप लोगों का मन जो है वो उसके बीच में कभी नहीं आना चाहिए। आप लोग देखो, अगर आप लोग सिलेक्शन नहीं लोगे, आप लोग नहीं पढ़ोगे तो क्या हुआ, इसमें किसी और का थोड़ा ना कुछ बिगड़ रहा है, आप लोगों का बिगड़ रहा है। पर लेकिन जो पढ़ रहा है, जो काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो बिल्कुल ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पर इंटरनेशनल रिलेशन में देखने को मिलेगा। अगर मान लीजिए किसी पर्टिकुलर कंट्री को कोई प्रोडक्ट बेचना है और उस प्रोडक्ट की क्वालिटी जो है वो कंट्री इतनी अच्छी प्रोवाइड नहीं करा पा रही है ताकि लोग जो हैं उस प्रोडक्ट को खरीदें, और कोई और कंट्री है, दूसरी कंट्री, वो उस प्रोडक्ट की जो क्वालिटी है वो काफ़ी अच्छे प्रोवाइड करा रही है, तो उस कंट्री का लोग जो है वो सामान खरीदेंगे, उस कंट्री की जो सेल है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगी, उस कंट्री का एक्सपोर्ट जो है वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, उस कंट्री में जो है एम्प्लॉयमेंट जो है वो सबसे ज़्यादा क्रिएट होगा, उस कंट्री की एक तरीके से अर्थव्यवस्था जितनी बढ़ेगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर लोगों की प्रोस्पेरिटी भी बढ़ेगी, यानी कि लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर पाएंगे। अभी ये सारी कहानी मैंने क्यों बताई, इसलिए बताई क्योंकि जब से कोविड-19 आया तब से लेके चाइना की बहुत सारी बदतमीजी देखने को मिली। उन बदतमीज में एक बदतमीजी तो ये थी कि चाइना ने जब अपना बॉर्डर बिल्कुल बंद कर दिया तो बहुत सारा सामान जो है दुनिया उससे खरीदती थी, वो सारा सामान दुनिया नहीं खरीद पाई। इवन मैंने आप लोगों को बताया था कि गाड़ी की सर्विसेज भी जब लोग करा रहे थे ना, मैं खुद बताता हूँ आप लोगों को, नॉर्मल अगर बात करेंगे और उसके कंपेयर में 4 से 5 गुना टाइम जो है वो वहाँ पर सर्विसिंग में लग रहा था, क्योंकि कोई भी उसका जो पुर्जा है, जो प्रोडक्ट है वो उनको नहीं मिल पा रहा था। मैक्सिमम चीज़ें चाइना से इंपोर्ट कर रही थी। इसीलिए हर एक कंट्री ने कोशिश की कि यार ये जो डिपेंडेंसी है ना ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है, इससे पीछा छुड़ाना पड़ेगा। तो अभी उसी के लिए बहुत सारे काम किए गए। इसमें 3 कंट्री साथ में मिलकर आए, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 3 कंट्री कौन है, एक साइड में तो अपनी ही कंट्री होगी, दूसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा जापान, और तीसरी साइड में आप लोगों को देखने को मिलेगा ऑस्ट्रेलिया। तो ये 3 कंट्री मिलकर आई और इन 3 कंट्री ने बोला
कि यार कम से कम हम लोग अपने रीजन में, जहां पर चाइना के ऊपर बहुत सारी डिपेंडेंसी है कि चाइना ठीक है तो सब कुछ सही है, चाइना को दिक्कत होगी तो सबको दिक्कत है। उन्हें कहते हैं कि पहले आप लोगों ने सुना होगा कि ऐसा बोला जाता है नॉर्मली इकोनॉमिक अर्थव्यवस्था के लिए कि अगर यूएसए को छींक आ गई तो ये समझो कि पूरी दुनिया को जुकाम हो गया। ऐसी सिचुएशन अभी यहां पर चाइना के साथ में देखने को मिली। चाइना को छींक आ गई, छींक आई मतलब चाइना को कोरोना हो गया, ठीक है। तो कोरोना की छींक आई तो दुनिया में दिक्कत हो गई। क्यों? क्योंकि वहां पर प्रोडक्ट जो है वो पहुंचने एक तरीके से बंद हो गए, और छोटे छोटे लेवल पर भी। और हमारी तो कंडीशन इतनी खराब है कि हम लोग मैक्सिमम चीजें जो है वो इंपोर्ट करते हैं, और उसमें बहुत बड़ा पोर्शन जो इंपोर्ट करने का रहता है वो होता है जो हम लोग दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन बनाते हैं। तो दवाइयाँ बनाने के लिए जो हम लोग प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं वो भी मैक्सिमम हम लोग चाइना से खरीद कर लेकर आते हैं। तो अगर वो प्रोडक्ट भी हम लोग चाइना से नहीं ला पाएंगे तो हमारे देश में हम लोग मेडिसिन तक नहीं बना पाएंगे। तो ये काफ़ी बड़ा रीज़न रहा जिसके चलते बहुत सारी प्रॉब्लम हम लोग को फेस करनी पड़ती है जब किसी के ऊपर हम लोग डिपेंडेंट रहते हैं। मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं आप लोगों को, ये सेम सिस्टम आप लोगों को यूएसए का भी देखने को मिलेगा। यूएसए भी काफी हद तक यहां पर चाइना के ऊपर डिपेंडेंट था, तो उसने अभी यहां पर काफी सारी चीजें जो हैं वो अपनी कंट्री के अंदर चेंज की है। एक प्रोडक्ट होता है जिसको बोलते हैं एपीआई। एपीआई का मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट। मतलब जो दवाई बनाने में, जो आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कई बार कैप्सूल लाते हैं, दवा कैप्सूल आप लोग क्या लाएंगे कैप्सूल तो डॉक्टर आप लोगों को देगा जब बीमार होते हैं। कभी उस कैप्सूल को खोल के देखा है? किस किस ने उस कैप्सूल को खोल के देखा है? तो उसमें आप लोगों को पाउडर सा मिला हुआ मिलेगा, पाउडर टाइप का, ठीक है। तो वो जो पाउडर रहता है वो एक तरीके से एपीआई रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं, जिसके बेस पर दवाइयाँ बनाई जाती हैं। तो वो मैक्सिमम हम लोग चाइना से और बाहर से इंपोर्ट करते थे। इवन यूएस से भी काफी हद तक चाइना के ऊपर डिपेंडेंट रहता था। अब उसने काम करना स्टार्ट किया तो अब उसके देश में वो प्रोडक्ट जो है वो बनना स्टार्ट हुए। अब सिचुएशन जो है वो सुधरना स्टार्ट हुई। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसके चलते मेडिसिन के फील्ड में हमारी कंट्री जो है जेनरिक दवाई बनाने में सबसे ज्यादा टॉप पर है। रीजन क्या है? रीजन ये है कि जेनरिक दवाई में हम लोग को रिसर्च एंड डेवलपमेंट तो करना नहीं होता है। इसको समझाने के लिए एक थोड़ा सा उदाहरण देता हूं मैं आप लोगों को। जैसे मान लीजिए एक इंसान है, उस इंसान ने बैठकर एक पर्टिकुलर कोई फोन बनाया बहुत ही मेहनत करके। तो इसने फोन बनाया और इसने इस फोन को बनाकर इसका पेटेंट ले लिया कि ये फोन मेरा है, यहाँ पर ये इसका पेटेंट हो गया, और ये फोन जो है पूरी एक तरीके से मुझे रॉयल्टी देगा। जब भी बेचेगा जाएगा मार्केट में तो मुझे पैसा मिलेगा। पर लेकिन ये जो पेटेंट होता है इसका एक ड्यूरेशन रहता है, कई बार 10, 15 से 20 साल तक आप लोगों को देखने को मिलता है। जब वो पेटेंट हट जाता है तब यहाँ पर उसको कोई भी प्रोडक्ट को यूज कर सकता है। उसको हम लोग जेनरिक बेसिकली सिस्टम बोल देते हैं। तो हमारी कंट्री में ये काफी लार्ज स्केल पर यूज किया जाता है, और हम लोग खुद तो फायदा उठाते ही उठाते हैं। जब यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जब दवाइयाँ भेजने की बात आती है उस टाइम पर भी हमारी कंट्री में से बहुत लार्ज स्केल पर, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट हो गया या फिर जो दूसरे गरीब देश हो गए, तो काफ़ी लार्ज स्केल पर दवाइयाँ जो हैं हमारे वहाँ से वहाँ पर पहुँचाई जाती हैं। और आप लोगों को बता दूँ इंटरेस्टिंग चीज़, हमारा देश जो है मेडिकल टूरिज्म में काफ़ी सारी अर्निंग करता है। मेडिकल टूरिज्म क्या है? कुछ ऐसे लोग जो कि हमारे देश में अपना इलाज करवाने आते हैं। किस लिए? क्योंकि हमारे देश में इलाज सस्ता है। तो ये भी कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत सारे फायदे हैं इस चीज़ के, हम लोग एक अच्छी कैटेगरी में अपने आप को रख पाते हैं। पर लेकिन इन सब के पीछे एक चीज़ आएगी निकल कर, वो है कि हमारी कंट्री में हम लोग कितने अच्छे से चीज़ों को मैन्युफैक्चर कर पा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई साहब कोई और प्रोडक्ट बना रहा है, उससे प्रोडक्ट लाए खरीद कर और उसका प्रोडक्ट खरीदा और किसी और को बेच दे ले जाकर। तो बिचौलिया नहीं बनना है यार, अपने आप को मैन्युफैक्चरर हम लोग को बनाना पड़ेगा। उसी मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हमारे देश में मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट लेकर आया गया। मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का मतलब क्या था? अपने ही देश में प्रोडक्ट बनाएंगे, अपना ही रॉ मटेरियल यूज करके या फिर बाहर से रॉ मटेरियल लाके बनाने के बाद में उसको लोगों को बेचेंगे और उससे पैसा कमाएंगे, अपने देश में जॉब क्रिएट करेंगे, अपनी अर्थव्यवस्था बढ़ाएंगे। तो पूरा काम किया गया। एक मोटे मोटे तौर पर एक इंटरेस्टिंग चीज अगर आप लोग हिस्ट्री उठाकर देखोगे ना, एक चीज आप लोगों को समझ में आएगी। यूके ने पूरी दुनिया को अपने कंट्रोल में कैसे लिया? क्योंकि वो स्टार्टिंग में मैन्युफैक्चरिंग हब बन गया। मतलब अपने यहाँ पर सामान बनाने की दुनिया भर की मशीनें उसने लगा डाली। आप लोगों को पता होगा हमारे यहाँ से कपास तक का, जैसे कपास नहीं होता रुई, उसको ले जाकर यहाँ पर ये अपने देश में ले जाते, फिर कपड़ा बनाते और फिर हमारे देश में लाकर उसको बेच देते। तो यानी कि रॉ मटेरियल काफी लार्ज स्केल पर उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया और हमारे यहाँ पर बना बनाया प्रोडक्ट बेचने लगे। तो हमारे रॉ मटेरियल यूज करके हम ही को मार्केट बना दिया और अपना प्रॉफिट यहाँ पर कमा रहे हैं दबाकर, अपने लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके दे रहे हैं यहाँ पर। तो हमारी कंट्री की खस्तालत होना स्टार्ट हो गई। तो ये चीजें हम लोगों को ये समझ में नहीं आई। हम लोगों को अब ये चीजें समझ में आना स्टार्ट हुई कि चाइना कैसे दुनिया में सबसे आगे निकल गया, क्योंकि उसने सारे प्रोडक्ट जो है वो अपने यहाँ पर बनाने स्टार्ट किए। इसलिए आप लोगों ने देखा होगा सुई से लेके हवाई जहाज तक चाइना के अंदर सारी चीजें मैन्युफैक्चर की जाती है और ये मैन्युफैक्चरिंग हब बन चुका है, अपने यहाँ पर काफी लार्ज स्केल पर लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेट करके भी देता है।
तो ये किसके बेस पर है? ये मैन्युफैक्चरिंग हब बना है। क्यों बना है? क्योंकि यहां पर काफी लार्ज स्केल पर गवर्नमेंट का सपोर्ट देखने को मिलता था। गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव जैसी स्कीम हमारे देश में चलाई जा रही है। ऐसे बहुत सारे इंसेंटिव यहां पर चाइना देता था। और चाइना में एक चीज ऐसी है जो कि नॉर्मली कहीं जल्दी से देखने को मिलती नहीं है। आप लोग बोलोगे बताओ बताओ वो कौन सी चीज है सर, जल्दी बताओ। वो चीज है यार लैंड। आप लोग बोले क्या बात करो सर, इतनी सारी जमीन हमारे यहाँ पर है। हमारे यहाँ पर जमीन नहीं है क्या? हमारे यहाँ पर जमीन है, पर लेकिन हमारे यहाँ पर प्रॉपर्टी जो है वो प्राइवेट प्रॉपर्टी में आती है। और अगर चाइना के अंदर आप लोग जाओगे तो मैक्सिमम जो पोर्शन है वो यहाँ पर गवर्नमेंट के हाथ में है। सोचो अगर एप्पल कंपनी है वो चाइना में जाती है और कहती है कि यार मुझे एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना है लगभग 100 एकड़ का। चाइना कहेगा ठीक है कल आ जाना, शाइन करके चला जाना, कोई टेंशन नहीं है, अगले दिन वहां पर काम स्टार्ट हो जाएगा। पर लेकिन अगर सेम प्लांट अगर हमारे देश के अंदर लगाना पड़ जाए तो पहले यहां पर गवर्नमेंट जो है वो जमीन का जुगाड़ करेगी, लोगों से जाकर बातें की जाएगी, उनसे रिक्वेस्ट की जाएगी भाई साहब ये जमीन बेच दो। मार्केट आप लोगों का जो प्राइस है उसके आप लोगों को 3 से 4 गुना प्राइस मिलेंगे। उसमें भी कई सारे लोग जो है बेचने से मना कर देंगे। क्यों? क्योंकि जमीन के साथ में लोग जो है वो काफी इमोशनली जुड़े हुए हैं। हमारे यहाँ पर जमीन को देख देख कर लोगों की शादी होती है, कितने बीघे जमीन इसके हिस्से में आती है, समझ रहे हैं आप लोग यहाँ पर। तो इसलिए हमारी कंट्री में ये प्राइवेट अफेयर हो जाता है। तो इसकी वजह से बहुत सारी कंपनी अगर अपना बेस बनाती हैं, कुछ और काम करना स्टार्ट करती हैं, तो लैंड एक काफी बड़ा इशू बनता है। इवन आप लोगों ने देखा होगा हमारे देश में कई बार जमीनों को लेकर लोगों की लड़ाई हो जाती है, गोलियां चल जाती है, एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं ऐसी कंडीशन है। दुनिया भर के केसेस आप लोगों को जब कोर्ट में जाओगे वो जमीन के डिस्प्यूट यानी कि जमीन के ऊपर लड़ाई के आप लोगों को देखने को मिलेंगे। तो ये काफी बड़ा रीजन है हमारे देश में जिसकी वजह से प्रॉब्लम निकल कर आती है कि बाहर की कंपनी हमारे देश में प्रोडक्ट बनाने नहीं आती है। दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को यहां पर ये देखने को मिलेगी कि हमारे देश में लेबर तो बहुत है, दुनिया भर के लोग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे, पर लेकिन उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? वीडियो को पॉज करके बताओ, देखता हूं कौन कौन गैस कर पाता है आप में से। क्या सोच पा रहे हो आप लोग? ये चीजें सोचा करो यार थोड़ा सा, क्योंकि अगर ये चीजें आप लोग सोचोगे नहीं, जब मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं तो अपने आप को थोड़ा सा पॉज किया करो और वहां पर सोचा करो कि इसका आंसर क्या हो सकता है। और आंसर जब मैं बताऊं उससे पहले अपना आंसर एक बार लिख लिया करो, उसके बाद में देखा करो। इससे क्या रहेगा, कोई भी चीज जो है वो आप लोग आगे आने वाले टाइम में भूलोगे नहीं और लंबे समय तक याद रखोगे, और गलत होगी तो यहीं पर ही गलत हो जाएगी। और इंटरव्यू में आंसर कैसे देना है वो आप लोगों का तैयार हो जाएगा। तो ठीक है, तो अगर क्वेश्चन पूछा तो गैस करो कम से कम यार, कौन सा टैक्स लग रहा है आप लोगों को यहाँ पर, ये तो बताइए। अगर आप लोग उसको गैस कर लोगे एक बार तो सोचो क्या है सबसे बड़ी प्रॉब्लम, वो है हमारे देश में स्किल की, यानी कि लेबर तो है पर स्किल्ड लेबर नहीं है, एजुकेशन लेवल अप टू द मार्क नहीं है। सबसे बड़ा सिस्टम जो मुझे अपने देश का दिखता है, जो सबसे ज्यादा खतरनाक मुझे लगता है, और कहीं ना कहीं मैं इसको लेकर कई बार तो मैं मतलब ऐसा लगता है कि यार ऐसा क्यों है। आज भी हमारे देश में बाबा आदम के जमाने का एजुकेशन सिस्टम फॉलो किया जा रहा है। जो किताबें मैंने पढ़ी वही किताबें कभी एक तरीके से पापा ने पढ़ी, वही किताबें बाबा दादा ने पढ़ी, वही फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ उसी पैटर्न पे, और उसका मार्केट के साथ में कोई रिलेशन नहीं है। तुम पीएचडी भी कर लो ना अगर आज की डेट में, तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि तुमको जॉब मिलेगी, ठीक है। तो किसी भी चीज का कोई कनेक्शन नहीं है। अगर तुम अच्छे से अच्छी एक इंजीनियरिंग कॉलेज से जा रहे हो, उसके बाद में भी आप लोग की ट्रेनिंग होती है, फिर 4 साल तक इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या किया। तो एक तरीके से एजुकेशन सिस्टम को ऐसा करना चाहिए ताकि उसको एक जो इंडस्ट्रीज जो है हमारे देश में जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से एजुकेशन प्रोवाइड करवाओ। या फिर तो बहुत सारे ऐसे लूप होल है। लैंग्वेज एक इतना बड़ा बैरियर है जो मैंने आप लोगों से डिस्कस भी किया था कि लैंग्वेज की प्रॉब्लम ऐसी है कि लोग बहुत सारे लोकल लैंग्वेज में चीजें समझते हैं, पर इंजीनियरिंग पूरी इंग्लिश में होती है। और 3 में आप लोगों ने देखा होगा वो बंदा जो है इतना प्यार करता है मशीन से, अगर लैंग्वेज को लेकर अगर वो अपना काम नहीं कर पाता तो एक अच्छा इंजीनियर जिंदगी में नहीं बन पाता, एक अच्छा साइंटिस्ट जिंदगी में इंसान नहीं बन पाता। तो ये जरूरी है कि इस बैरियर को भी यहां पर रिमूव करना है, ठीक है। तो ये सारी जो चीजें मैंने बताई हैं ये इंटरव्यू में भी काम आ सकती हैं आप लोगों को, ये आंसर राइटिंग में भी पॉइंट्स आप लोग यूज कर सकते हैं। और अभी जो आर्टिकल है उसमें अंदर मैं आप लोग कुछ बातें बताने वाला हूं। हमारे देश में अभी यहां पर आप लोगों ने देखा होगा एप्पल कंपनी जो है वो भी अपना मैन्युफैक्चरिंग हब लगा रही है, और भी कई सारी कंपनी हमारे देश में आ रही है। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहां पर प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम लेकर आ रही है नहीं मतलब ला चुकी है, ये ऑलरेडी इंप्लीमेंट की जा रही है। इसका मतलब क्या है, गवर्नमेंट ये कहते हैं कि आजा भाई एप्पल हमारे देश में तू फोन बनाकर, अगर तू हमारे देश में फोन बनाओगे तो हम तुम्हें सपोर्ट प्रोवाइड कराएंगे। जैसे कि मान लीजिए अगर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर जो टैक्स लग रहा है मान लीजिए वो 18% लग रहा है, अगर तुम हमारे देश में लाकर ये प्रोडक्ट हमारे देश में बनाकर ये प्रोडक्ट बेचोगे तो हम तुमको 12 की जगह वो 18 की जगह 12% टैक्स लेंगे, ठीक है, यानी कि 6% की छूट हम लोग तुमको दे देंगे। तो इससे क्या होगा, इससे कोई भी कंपनी हमारे देश में आएगी और प्रोडक्ट बनाएगी, बाहर बेचेगी। तो इसी के चलते यहां पर ये बात की जा रही है। तो कई सारे इंसेंटिव, कई सारी छूट दी जाती है। तो 4 से लेकर 6% तक जो सेल इससे बढ़ जाती है, गुड्स और मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो रही है। तो सोचो आप लोग यहां पर कितना फायदा होगा। मोबाइल फोन जो हम लोग मैक्सिमम बाहर से खरीद कर लेकर आते हैं और बाहर की कंपनी हमारे देश में आकर बनाती है, उसके कंपोनेंट हम लोग बाहर से लेकर आते हैं।
सेमीकंडक्टर डिवाइस अगर आप लोगों से बात की जाए, आज तक भी हम लोग ताइवान के ऊपर डिपेंडेंट है काफी लार्ज स्केल पर, ठीक है। ऐसी सिचुएशन आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो हम लोग घुमा फिराकर बहुत ज्यादा परेशान रहते हैं, तो अपने ही देश में हम लोग इनको बनाना स्टार्ट कर दें तो कितना ज्यादा सही रहेगा। तो इसके ऊपर काम किया जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जैसे जैसे बढ़ेगी तो इसके चलते आने वाले टाइम में और फायदा देखने को मिलेगा। तो अभी ये स्कीम इंप्लीमेंट की जा रही है एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए, जिसमें बेस ईयर जो है वो 2019-20 यहां पर लिया जा रहा है, 2019-20, क्योंकि इसी टाइम से अगर 20 से आप लोग एक तरीके से देखोगे तो कोविड-19 ने लोगों की कमर तोड़ी। तो यहां से अब सिचुएशन को कैसे आगे लेकर चलना है इसके ऊपर काम किया जा रहा है। अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन जो आप लोगों से एग्जाम में बन सकता है वो है कि प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताई है, ये पर्टिकुलर स्कीम जो है हमारे देश में जो इंप्लीमेंट करती है खासकर इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए, अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक का मोबाइल, कोई फोन या फिर कोई ऐसी चीजें बनानी है तो कौन सी मिनिस्ट्री यहां पर आकर इस चीज को सपोर्ट करती है, तो वह है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये आप लोग याद रखिएगा। इसके मिनिस्टर कौन है उनका नाम आप लोग बताइए। ये छोटी छोटी चीजें होती हैं, याद रखा करो, एग्जाम में नहीं पूछी जा रही हैं भले ही, पर लेकिन एटलीस्ट पता होना चाहिए कि कौन कौन से मिनिस्टर हमारे देश में 5 साल तक रहते हैं यार, एक बार याद करने पर, ठीक है। एक आधा कोई ने बदतमीजी काट दी उसको हटा दिया जाता है, वरना मोर और लेस 5 साल तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो मोबाइल फोन मैन्युफैक्चर करने के लिए सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा रहा है। बहुत बड़ा फायदा क्या होगा इसके, आत्मनिर्भर भारत जो हम लोग बार बार बात करते हैं, तो अपने देश को आत्मनिर्भर भारत हम लोग बना पाएंगे, ये आप लोगों को देखने को मिलेगा। इसके चलते यहां पर यह माना जा रहा है कि आने वाले टाइम में हम लोग मोटे मोटे तौर पर बता रहा हूं, ये इससे भी ज्यादा है, बोला जा रहा है कि 7 लाख से भी ज्यादा जॉब जो है वो हम लोग क्रिएट कर सकते हैं अगर हम लोग अपने ही देश में इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग चीजें करना स्टार्ट कर दें। तो आप लोग समझिए यहां पर, तो इसके चलते काफी फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और हमारी कंपनी जो बाहर जा रही है अगर उनको भी थोड़ा सपोर्ट प्रोवाइड कराएं, अपने ही देश से बनाएं और बाहर की कंपनी भी अपने ही देश में लेकर आए, तो इसके चलते यहां पर और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक भी ये माना जा रहा है कि बहुत सारा फायदा देखने को मिल रहा है, तो आने वाले 3 साल में और फायदा देखने को मिलेगा। अब तक लगभग 140 इतने प्रतिशत का ग्रोथ हुआ है, 140% का ग्रोथ अभी देखने को मिला है। अभी ये स्कीम ढंग से पूरी इंप्लीमेंट हो रही है और फायदा अभी आगे आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा। तो इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं। तो डोमेस्टिक अगर हम अपने देश में बना रहे हैं, मैंने आप लोगों को बताया हमारे ही देश में हम लोग अगर बनाएंगे, एक फायदा क्या है कि बाहर से खरीद कर अब लेकर हम लोग नहीं आएंगे, बाहर से खरीद कर लेकर ही नहीं आना पड़ेगा, अपने देश में बना रहे हैं तो अपने ही देश में हम लोग अपने ही लोगों को जॉब दे रहे हैं, तो उनको फायदा देखने को मिलेगा। इलेक्ट्रॉनिक में अभी आने वाले टाइम में इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल बहुत ही लार्ज स्केल पर आप लोगों को हमारे देश में जो ये एक मार्केट उभरती नजर आएगी। इसके चलते अभी आप लोगों से बात करें सोलर पैनल के बारे में बात करूं, ये ऐसे ऐसे पॉइंट हैं जिनको आप लोग एंजॉय कर सकते हैं। तो इससे चाइना के ऊपर जो हमारी डिपेंडेंसी थी वो काफी हद तक रिड्यूस हो जाएगी और इससे बहुत ज्यादा फायदा आने वाले टाइम में देखने को मिलने वाला है। एक छोटा सा क्वेश्चन जो कि रिसेंटली अभी कई सारे स्टेट पीसीएस में पूछा गया और आगे भी आप लोगों से पूछा जा सकता है कि इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी जो है वो कम हो जाए। उस इनिशिएटिव का नाम क्या है? याद रखिएगा, उस इनिशिएटिव का नाम कई बार अभी रिसेंटली कई सारे एग्जाम में पूछा गया, क्योंकि वो एक बहुत बड़ा मूव आप लोग बोल सकते हैं। उसको बोलते हैं SCRI। क्या है फुल फॉर्म? सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। यानी कि चाइना के ऊपर डिपेंडेंसी हम लोग को कम करनी है, अपनी ही कंट्री में किसी न किसी तरीके से इन चीज़ों को मैन्युफैक्चर करना है। और जापान बहुत लार्ज स्केल पर इस चीज़ को हमारे देश के लिए सपोर्ट कर रहा है ताकि हम लोग इन चीज़ों को लेकर आगे बढ़ सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव स्कीम यहाँ पर ये हार्डवेयर आईटी के अंदर में, टेलीकॉम के अंदर में, फार्मास्यूटिकल के अंदर में, सोलर पावर मॉड्यूल, टेक्सटाइल यानी कि कपड़े के उद्योग के अंदर में, ड्रोन बनाने पे याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब के द्वारा पूरा एक इवेंट में लॉन्च किया गया था ताकि हम लोग अपने देश में ड्रोन बना सके। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। बैटरीज बनाना आने वाले टाइम में, तो बहुत सारे फायदे हम लोग को अभी यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो लिखने के लिए भी आ सकता है, जो जो बातें पढ़ाई हैं सारी पीपीटी में आप लोगों को मिल जाएगी प्रॉपर नोट्स की फॉर्म में। अब क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, आप ना टॉपिक को समझ लिया करो पहले एक बार, ठीक है। बाकी नोट्स आप लोगों को मिल ही जाते हैं। ये जो आप लोगों के लिए पीपीटी बनाई जाती है, इनका पर्पज ये रहता है ताकि वीडियो को बैठकर सुन लो, क्योंकि जब सुनोगे तो क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। एक चीज और बोलूंगा यहाँ पर, जो भी आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो ना आज की डेट में, कोई भी किताब पढ़ रहे हो आप लोग, लक्ष्मीकांत किताब पढ़ रहे हो या फिर कोई जो भी किताब आप लोग पढ़ रहे हो, कोशिश करो कि चैप्टर खत्म करने के बाद में उस चैप्टर से क्वेश्चन लगाकर देखो कि कितनी चीजें आप लोगों को याद है। इससे पता चलेगा कि आप लोग सही डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो या फिर नहीं कर रहे हो। ये एक ऐसी चीज है जो आप लोगों का लेवल बताएगी कि आप लोग कैसे पढ़ रहे हो। तो आर्टिकल सुन के निकल जाना, मान लीजिए आप लोग दिन में 50 आर्टिकल सुन रहे हो, पर लेकिन जब क्वेश्चन सोल्व करने बैठ रहे हो, एक क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पाए, वो जो सोल्व किया एक आधा वो भी गलत कर दिया, तो उस आर्टिकल सुनने का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए कह रहा हूं कि आप लोग 4 आर्टिकल सुनो, पर लेकिन उनका इस तरीके से सुनो कि आप लोग उन्हें क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पा रहे हो। सुना होगा ना कि जितना खाओ अच्छे से खाओ ताकि पेट खराब ना हो। तो ये बातें मैं आप लोगों को बता रहा हूं यहाँ पर।
और डेली इतना करंट अफेयर नहीं आता यार। जो आप लोगों को ये वीडियो बनाई जाती है इसमें जो बैकग्राउंड की इन्फॉर्मेशन बताइए सारा स्टैटिक पोर्शन है, वरना करंट अफेयर तो छोटा जाता है, स्टार्टिंग की फर्स्ट स्लाइड में खत्म हो जाता है। अब बाकी क्या है, ये क्वेश्चन बनाया गया आप लोगों के लिए ताकि चीजें आप लोग याद रख सकें। तो प्रोडक्ट लिंक इंसेंटिव इनिशिएटिव स्कीम के बारे में अगर बात करें तो ये रिसेंटली अभी काफी ज्यादा न्यूज में भी रहा है। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, रिड्यूस करना जो डिपेंडेंसी है ऑन फॉरेन कंट्री, पहली स्टेटमेंट बोला गया। दूसरे देश पर अपनी निर्भरता को कम करना, अपने देश में रोजगार को बढ़ाना, इसी के साथ में जो हमारी कंट्री है उसका फॉरेन रिजर्व बचाना, क्योंकि बाहर से जब कोई प्रोडक्ट खरीद कर लेकर आते हैं तो हम लोग डॉलर में व्यापार करते हैं, तो हमारी कंट्री का फॉरेन रिजर्व घटता है जिससे दिक्कत हो जाती है। पता होगा 1990s में उस टाइम पर अगर हमारा फॉरेन रिजर्व जो है वो इतना कम ना होता तो एलपीजी रिफॉर्म जो जैसी चीजें हमारे देश में हम लोग फोर्सफुली न लेकर आते, अपनी मर्जी से लेकर आते, और हमारे देश में एक 7 या 8 दिन का भी तेल खरीदने के पैसे बचे होते मुश्किल से, देश बिकने की कगार पर आ गया था, वो कंडीशन बन गई थी। तो जरूरी है कि अपनी आत्मनिर्भरता हमारी होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या है, ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर देखने को मिलेगा आप लोगों को डी, यानी कि सारी की सारी स्टेटमेंट सही है। और यहां पर आप लोग देख सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, तो प्रॉपर सारी चीजें आप लोगों को बता दी, क्या क्या फायदा देखने को मिल रहा है, क्या क्या चीजें, कहीं पर भी कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। फीडबैक जरूर दिया करो, आर्टिकल में अगर कुछ चीजें समझ में नहीं आती है तो उसको पूछ लिया करो। और इसी के साथ में फीडबैक देने का तरीका क्या रहता है, जिससे ये रहता है कि हाँ फीडबैक आ रहा है, लाइक, डिसलाइक, शेयर या फिर कमेंट, ये 4 चीजें होती हैं फीडबैक देने के। तो जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे आप लोग उसको एंजॉय कर सकते हो। ठीक है, इससे यूट्यूब को पता चलता रहता है कि हाँ जो ये वीडियो है ये सही है। तो फीडबैक जरूर दिया करो यूट्यूब को, मुझे नहीं यूट्यूब को दिया करो। ठीक है, कैसा लगा आर्टिकल जरूर बताना। चोर आज की डेट में जितने सातिर होते जा रहे हैं उतना ही सातिर यहां पर आप लोगों को बनना पड़ेगा, और उतना ही सातिर हमारी पुलिस को बनना पड़ेगा ताकि चोरों से निपटा जा सके। जब तक चोर जो हैं 4 कदम आगे रहेंगे तब तक वो अपना जिंदगी के मजे लूटते रहेंगे। मूवी देखी होगी धूम, उसमें क्या रहता है, उसमें एक तरीके से दिखाने की कोशिश की गई कि चोर कितने स्मार्ट है, पुलिस हमेशा लेट पहुंचती है। पर लेकिन चोर और पुलिस जो भी कर रहे हैं वो कर रहे हैं, आप लोगों को अपने लेवल पर स्मार्ट रहना पड़ेगा। अभी कुछ दिनों पहले एक बच्चे का मेल आता है, मेल नहीं उसका इंस्टाग्राम पे मतलब मैसेज था, तो बोला था कि सर अभी रिसेंटली क्या हुआ, व्हाट्सएप पे एक मैसेज आया, तो एक पर्टिकुलर लिंक था, मैंने उस पर क्लिक किया और अकाउंट से जो है वो पैसे निकलने स्टार्ट हो गए। तो आज की डेट में बहुत सारे ऐसे तरीके हो गए फ्रॉड करने के कि आप लोगों की मेहनत की कमाई या फिर आप लोगों के मम्मी पापा की मेहनत की कमाई चुटकियों में उड़ाई जा सकती है। तो ये आप लोगों की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप लोग अवेयर रहें। डिजिटल इंडिया तो हम लोग बोल रहे हैं, पर यहां पर डिजिटल इंडिया के साथ में अवेयरनेस भी लगाना हम लोग को पड़ेगा। जब तक लोग जागरूक नहीं होंगे तब तक उस चीज का कोई मतलब नहीं है। आप लोगों को पता है हमारे संविधान में पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट है, मौलिक अधिकार है, पर लेकिन कितने ऐसे लोग हैं जो उनका ढंग से इस्तेमाल करते हैं। बना तो रखे हैं हमारे देश के जो संविधान निर्माताओं ने, पर लेकिन हम लोग उनका इस्तेमाल ही नहीं करते हैं। तो क्या मतलब हो गया उनका संविधान का, जो आप लोगों के सामने जो एक फंडामेंटल राइट दे रखे हैं। इसलिए जागरूकता बहुत ज्यादा जरूरी है अगर उनका ढंग से इस्तेमाल करना है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव जो कि काफी इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है, उसके तहत ट्रेन किया जा रहा है चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर को, ताकि आने वाले टाइम में अगर कोई भी साइबर अटैक जैसी कोई सिचुएशन होती है उसके साथ में कैसे टैकल करना है। क्योंकि अगर उस चीज को हम लोग टैकल नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आप लोग खुद सोचिए, हम लोग कह रहे हैं कि अपनी कंट्री में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव लेकर आना है, पर लेकिन लोग जो है डरने लगे कि यार अकाउंट में पैसे नहीं रखने हैं, अकाउंट में से पैसे उड़ जाते हैं, लोगों के उड़ भी रहे हैं पैसे। तो इससे लोगों के अंदर में अगर खौफ आ गया ना एक बार, तो भाई साहब सारी डिजिटल चीजें जो हैं वो धरी की धरी रह जाएंगी। तो इसलिए जरूरी है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड कराना और इसके चलते लोगों को गाइड करना। तो ये 2 तरीके से आप लोग देखते हैं, यहाँ पर इंटरनल सिक्योरिटी के साथ में भी कनेक्ट कर सकते हैं, और लोगों की प्राइवेसी के बारे में बात करें तो जीएस पेपर 2 के साथ में भी आप लोग इसको कनेक्ट करके देख सकते हैं। तो यहां पर काम कौन कर रहा है, जो मिनिस्ट्री है उसका नाम याद रखेगा, मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वो यहां पर काम कर रही है। साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, यानी कि अपने देश को कैसे सुरक्षित हम लोग को करना है। ये एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा स्टार्ट किया गया था। तो सबसे पहले तो मिनिस्ट्री आप लोगों को पता होना चाहिए कौन है मिनिस्ट्री, और जब भी मैं मिनिस्ट्री बोला करूं एक छोटा सा काम आप लोगों को करना है, तुरंत उसके मिनिस्टर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। ठीक है, ये छोटी सी चीज जो आप लोगों को करनी है, बाकी सारी मैं चीजें जो हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ये छोटी सी एक ऐसी चीज है जो मैं ये चाहता हूं कि कम से कम ये चीज आप लोगों को पता होनी चाहिए। ठीक है, ये एक अवेयरनेस प्रोग्राम है और यहाँ पर साइबर क्राइम के बारे में लोगों को समझाना, अपने लोगों को तैयार करना, एक प्रॉपर टीम बनाना। गवर्नमेंट चाहती है ऑल द डिपार्टमेंट, अब एक डिपार्टमेंट थोड़ी ना है, मान लीजिए आज के डेट में फाइनेंस मिनिस्ट्री होगी, होम मिनिस्ट्री होगी, ठीक है, डिफेंस मिनिस्ट्री होगी, अलग अलग मिनिस्ट्रियां सारी, तो सबकी सुरक्षा तो है जरूरी, वरना दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर अगर सुरक्षा नहीं रहेगी। तो उसी के चलते यहाँ पर ये सुरक्षा के फील्ड में इंटरेस्टिंग चीज है कि पब्लिक प्राइवेट इनिशिएटिव आप लोगों को यहाँ पर ये देखने को मिलेगा
यानी कि पब्लिक और प्राइवेट दोनों मिलकर यहां पर काम कर रहे हैं, ताकि अगर कोई प्रॉब्लम आती है साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में उसको रोका जा सके। क्योंकि आज की डेट में हम लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के फील्ड में हम लोग यहां पर रह रहे हैं। इसको अगर ढंग से लेकर चलना है तो चीजों को सुधारना पड़ेगा। फाउंडर कौन है यहां पर? ये साइबर सुरक्षित जो भारत इनिशिएटिव है, ये मिलकर काम किया जा रहा है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा, इसी के साथ में मिलकर काम कर रहा है इंटेल। बड़े बड़े प्लेयर हैं भाई साहब यहाँ पर, तो इस तरीके के प्लेयर आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेंगे। डायमेंशन डेटा करके भी कंपनी है, रेड हैट करके कंपनी है। तो ये सारे फाउंडिंग जो है मिलकर यहाँ पर काम कर रहे हैं और ये शेयर कर रहे हैं अपने पार्टनर के साथ में इंफॉर्मेशन। वो पार्टनर कौन है? जैसे हमारी कंट्री में कई सारी कंपनियां आप लोगों को देखने को मिलेगी। एक तो CRTIN हो गया, NIC हो गया, नेस्कॉम हो गया, बहुत सारी के साथ में मिलकर काम किया जा रहा है ताकि कल को कोई भी ऐसा इशू देखने को न मिले। तो इसका बेसिक पर्पज यहां पर क्या निकल कर आता है? साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव जो है हमारे देश की एक कैपेसिटी बिल्डिंग कर रहा है कि लोगों को समझाया जा सके और हम अपनी एक तरीके से एक ऐसी सुरक्षा तैयार कर ले ताकि हम लोग कहीं ना कहीं एक कल को कोई अटैक होता है इस तरीका तो उससे बच सकें। क्योंकि अगर जो हम लोग तैयार नहीं रहेंगे तो फिर दिक्कतें देखने को मिलेगी। बहुत सारी चीजें यार आज के डेट में, क्या ऑनलाइन नहीं कर रहे हैं आज के डेट में आप लोग? 24 घंटे ऑनलाइन की दुनिया में आप लोग जीते हैं। यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, ये तो हो ही गए। इसके साथ में आप लोग जाओगे अमेजन, इसी के साथ में जाओगे ओला, उबर, ये सारी चीजें आप लोग देखो। सारे ऐप हैं आज के डेट में। जो भी आप लोग आज के में खाना बना रहे हैं उसके लिए जोमेटो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। कहीं पर किसी भी तरीके से अगर आप लोग देखो, कोई पेमेंट करना है, पेटीएम आप लोगों का देखने को मिलेगा। हर जगह ऐप है, एजुकेशन के लिए तो ऐप ही है, ये सारी चीजें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो इससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो इसमें जरूरी है कि मिलकर काम किया जाए और सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। जो भी कोई ऑफेंस यहां पर देखने को मिलता है तो उसमें हमारी कंट्री की जो साइबर सिक्योरिटी पुलिस है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी पॉलिसी है, या फिर लोगों के डेटा को कैसे सुरक्षित रखना है, वो सारी बातें हैं, तो उस पर काम करना काफी ज्यादा जरूरी है। इसमें 3 पिलर ये लेकर चल रहे हैं। 3 पिलर मतलब 3 ऐसे कंधे हैं जिसके ऊपर ये पॉलिसी टिकी हुई है। और उन 3 कंधों में जो सबसे स्ट्रॉन्ग कंधा है वो है अवेयरनेस। अवेयरनेस मतलब लोगों को जितना जागरूक किया जाएगा उतनी ही फ्रॉड के केसेस जो हैं वो कम होते हुए आप लोगों को नजर आएंगे। पॉइंट नंबर 2 है एजुकेशन। एजुकेशन एक ऐसा पिलर है किसी भी फील्ड में जिसके बेस पर इंसान को स्ट्रॉन्ग एक तरीके से बनाकर खड़ा किया जा सकता है। और तीसरा है यहां पर जो कि इंपॉर्टेंट आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये है इनेबलमेंट। यानी कि एक तरीके से आप लोग ये बोल सकते हैं लोगों को सक्षम बनाना है इस तरह की हरकतों से बचाने के लिए। सक्षम कब होंगे? जब वो एजुकेटेड होंगे और जब वो जागरूक होंगे तब वो सक्षम होंगे। तो इसलिए यहां पर ये इनेबलमेंट भी आप लोगों को यहां पर देखने को मिलेगा। तो AEE अगर आप लोग याद रखेंगे तो ये एक तरीके से 3 पॉइंट लिखने के लिए भी आप लोग के मिल जाएंगे, या फिर तीनों के तीनों पॉइंट स्टेटमेंट में देकर बोल देगा कि साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के 3 पिलर कौन से हैं। आप लोग बोलोगे यार ये कहां से आ गया? तो अवेयरनेस, एजुकेशन और इनेबलमेंट। इनेबलमेंट मतलब सक्षमता, सक्षम बनाना है इंसानों को। ठीक है, जैसे आज की डेट में मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं, आप लोग सक्षम हो ताकि एग्जामिनेशन आप लोग क्लियर कर सको। तो ये सक्षम बनाना है। तो ये इस तरीके से चीजें आप लोग समझ सकते हो। आप लोगों को जागरूक करना है उस चीजों के लिए कि हाँ यार ये भी चीजें होती हैं। इसीलिए लेक्चर में एक चीज आप लोगों ने नोटिस की होगी, आप लोगों को प्रीलिम्स के साथ साथ में मेंस के बारे में भी क्वेश्चन मिलते हैं। इसी के साथ में इंटरव्यू के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर चीजें बताई जाती हैं। तो इससे क्या होता है, आप लोग एक प्रॉपर वे में एक अपनी पूरी यानी कहते कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी लेकर आप लोग चल पाते हैं। तो ये काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी के बारे में लोगों को अवेयर कराना एक बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा, क्योंकि लोगों को आज तक भी आजादी के 75 साल सेलिब्रेट कर रहे हैं, आज तक भी अपने फंडामेंटल राइट नहीं पता है अगर आप लोग लोगों से जाकर पूछोगे। तो ये इसलिए जरूरी है, लोग जितना चीजों को जानेंगे उसका इस्तेमाल तभी वो कर पाएंगे। इसी के चलते एक तो होता है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्यों रहती है? ताकि कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो सके। फिर इसके साथ में एक सबसे ज्यादा चीज आती है कि प्रॉब्लम हो गई है, अब कैसे सोल्यूशन निकालना है। तो उसके लिए आता है फिर मिटिगेशन, यानी कि उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। सुना है ना, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। यानी कि बीमारी हो गई है तो अगर बात करो बीमारी होने से पहले सुरक्षित हो जाओ। जैसे ही सर्दी आना स्टार्ट हो जाएंगे अब, तो आप लोग क्या करना है, अपने स्वेटर वेटर वगैरह अपने अच्छे से इस्तेमाल करना स्टार्ट कर देना है। ठीक है, अपने आप को पानी को थोड़ा सा गुनगुना पीना स्टार्ट कर देना है। नहाते धोते टाइम थोड़ा सा चीजों का ध्यान रखिए कि हाँ एक सेहत वो एक तरीके से खराब ना हो जाए। मौसम चेंज होता है, सेहत सबसे ज्यादा खराब होती है। ये चीजें आप लोगों को प्रिवेंशन का काम करती है। पर लेकिन फिर भी नहीं सुधरे, खांसी नजला जुकाम हो गया, बुखार हो गया, ऊपर से एग्जाम आ रहा है, भाई साहब लेट गए, तो क्या फायदा हो गया उसका? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। जैसे पेपर आता है पास में, ठीक है, तो उसके लिए आप लोगों को चीजें सोचनी पड़ेगी। यार कल को पेपर है, ठीक है, पता चला आज बीमार हुए पड़े हैं, तो ये लापरवाही होती है भाई। इनको सोचना पड़ेगा आप लोगों को। ये छोटी छोटी चीजें जिनके ऊपर फोकस करना पड़ेगा। पता है ये चीज जिंदगी खराब कर रही है, फिर भी वही काम किया जा रहा है। तो ये सबसे एक तरीके से मुझे सबसे घटिया चीज लगती है कि इंसान अपने ही ऊपर नहीं फोकस कर पा रहा है। सोचो आप लोग खुद के, एक इंसान है वो प्रिपरेशन कर रहा है कि कल को चलकर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बनना है, IAS बनना है, IPS बनना है। अरे IAS IPS बन जाना, पहले अपने आप को संभालना तो सीखो।
जब आप लोग अपने आप को संभाल पाओगे तभी तो एक डिस्ट्रिक्ट को संभाल पाओगे। बनने के लिए तो आप लोग चीफ मिनिस्टर बनो, क्योंकि सोच ना कभी लिमिटेड नहीं होनी चाहिए। जितनी बड़ी सोच आप लोग रखोगे जिंदगी में, वो एक आप लोगों को ऐसी पोजीशन पर ले जाके रखेगी जहां जिस सोसाइटी में, समाज में आप लोग रह रहे हैं, उन्हें कभी सोचा भी नहीं होगा। तो सोच आप लोगों को सोचने के लिए मजबूर करती है कि इस शौचालय से बाहर निकलकर आप लोग अपना खुद का एक विद्यालय बनाए, जहां पर आप लोग खुद अपनी जिंदगी भी सुधारे और दूसरों की भी जिंदगी सुधारे। तो ये जिंदगी आप लोग हमेशा अच्छे डायरेक्शन में लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो इसके चलते लोगों को ट्रेनिंग देना जरूरी है यहाँ पर। उसके चलते यहाँ पर भी ये प्रोग्राम चल रहा है, जिसमें यहाँ पर बहुत सारी चीजें आप लोगों को आने वाले टाइम में देखने को मिलेगी। तो ये जो इनिशिएटिव होते हैं, इनका बेसिक पर्पज यही रहता है कि कैसे लोगों को एजुकेट करना है, कैसे लोगों को जागरूक करना है, और उसी मुद्दे के ऊपर यहाँ पर ये इनिशिएटिव काम करते हैं। अभी जो ट्रेनिंग दी जा रही है, वो ट्रेनिंग यहाँ पर जो नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, मिनिस्ट्री ऑफ जो इलेक्ट्रॉनिक्स इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट करता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो इंप्लीमेंट कौन कर रहे हैं यहाँ पर? ये एक तरीके से नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, वो यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं। अभी यहाँ पर अलग अलग रीजन में अलग अलग तरीके के अवेयरनेस फैलाई जा रही है। पर्पज तो बेसिकली वही है कि अवेयरनेस फैलाना और कवरेज करना सारे डिपार्टमेंट को। सारे डिपार्टमेंट जब मैं बोल रहा हूँ आप लोगों से, तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बहुत सारे ऐसे हैं जो पीएसयू है, जिसको पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग अगर आप लोग बोलते हैं। इसी तरीके से स्टेट गवर्नमेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग मिनिस्ट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। हमारे देश में जो बैंकिंग सिस्टम है, सोचो अगर उस पर एक भी अटैक हो गया तो सारा बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर ठप हो जाएगा। तो उसके ऊपर हम लोगों को काम करना पड़ेगा। अपनी कंट्री की जो आईटी ऑफिशियल हैं, उनको इस लेवल पर ट्रेन करना पड़ेगा कि अगर कोई भी इशू आता है तो उसके साथ में कैसे आप लोगों को टैकल करना है। तो ट्रेनिंग की दी क्यों जाती है? इसका बेसिक पर्पज होता है कि लोगों को इंपावर किया जाता है ट्रेनिंग से। आप लोग देखो, कोशिश ये की जाती है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जूडो कराटे सिखा दीजिए, ताकि कल को कोई भी किसी भी तरीके से बदतमीजी काटे, अपने सेल्फ डिफेंस को तो कम से कम वो कर सके, अपने आप को उस तरीके से टैकल कर सके। हर टाइम मम्मी पापा भाई बहन थोड़ी ना साथ में रहेंगे। तो लोगों को हमेशा कोशिश करो कि उनको अपने ऊपर, अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाओ। आप लोग कोई छोटा भाई बहन भी है ना, उसको हमेशा इतनी सपोर्ट दो ताकि वो आप लोगों के ऊपर बस डिपेंडेंट ना हो सके। क्योंकि अगर वो डिपेंडेंट हो गया ना, और खुदा ना खास्ता किसी दिन किसी को कुछ हो गया, तो भाई साहब वो टूट जाना है, वो बर्बाद हो जाना है। तो इसलिए किसी को भी अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ। जो भी आप लोगों के साथ में रहता है या फिर काम करता है, उसको इतना रखो कि आप लोग उसकी जिंदगी में से हट भी जाओ एक बार को, उसका सर्वाइवल चलता रहे, वो गिरे ना कभी भी। ये कोशिश आप लोगों को हमेशा करनी है। ये अपने दोस्तों के साथ में भी आप लोग कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ में, अपने छोटे भाई बहन के साथ में, ये पेरेंट्स भी कर सकते हैं। बच्चों को कभी भी अपने ऊपर डिपेंडेंट मत बनाओ। कोई काम करना है, कहीं पर जा रहे हो बाहर, तो पहले उनको आगे करो कि जाओ बेटा तुम ये काम करो, ठीक है। जैसे मान लीजिए बाहर जा रहे हैं कहीं आप लोग खाना खाना रेस्टोरेंट में जाके, तो उनको बोलो चलो बिल लेकर आओ, ठीक है। ये सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उनको बोलना सिखाओ। बहुत सारे बच्चे इसमें झिझकते हैं, मैंने देखे हैं बहुत सारे ऐसे दोस्त भी थे स्टार्टिंग में कि उनको शर्म आती थी कि नहीं यार चलो तुम ही कर लो चल के, ठीक है। मतलब इस तरीके भी लोग हैं आप लोगों, और उनकी एज काफी अच्छी खासी रहती है, क्योंकि उनको उस चीज में शर्म आती है। कहीं पर एक दो शब्द इंग्लिश का बोलना पड़ जाए, अरे नहीं इंग्लिश बोल रहे तो भाई साहब हिंदी में बोलो सामने वाले को। किसने बोला है कि इंग्लिश में आप लोगों को बोलना है? हिंदी में बोलो सामने वाले को जाकर। नहीं समझ में आ रहा तो उसकी प्रॉब्लम है, ठीक है, अगर आप लोग इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हो। पर लेकिन इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज बैरियर नहीं होना चाहिए यहाँ पर, वो तो एक अलग चीज है, वो आपके हाथ में नहीं है। चलो थोड़ी देर के लिए आप लोग उसको इंप्रूव करोगे, पर लेकिन हेजिटेशन तो आप लोग के हाथ में है ना, उसको तो आप लोग निकाल सकते हो। नीचे आंसर लिखने में हेजिटेशन हो रही है, यहाँ तो यार कोई आप लोगों को सजा भी नहीं दे रहा है। ऐसा है आप लोगों की, आप लोगों ने गलत आंसर दे दिया कि आज के बाद में इस लेक्चर, इस यूट्यूब चैनल के ऊपर कोई लेक्चर नहीं देख पाएगा, उसको ब्लैक लिस्ट डाल दिया। बोला है मैंने, हमेशा ये बोला कि कोई माँ के पेट से सीख के नहीं आता है, पर लेकिन आप लोग उस चीज को समझते नहीं हो। बहुत कम बच्चे ऐसे हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं। लेक्चर देख रहे हैं 80-90 हज़ार लोग, और पार्टिसिपेट कर रहे हैं कितने? 500, 700, 1000 लोग, 1500 लोग ओनली। तो इससे पता चलता है कि जागरूक नहीं है आप लोग अपनी चीजों को लेकर, डर रहे हैं, झिझक रहे हैं। इन चीजों से थोड़ा बाहर निकलो, और ये हर जगह पर आप लोग इंप्लीमेंट कर सकते हो। किसी भी चीज को पहली बार करने में डर लगता है, पर लेकिन जैसे उस चीज को आप लोग करना स्टार्ट कर दोगे तो आप लोगों के अंदर का हेजिटेशन खत्म हो जाएगा, और आप लोग वो काम करना स्टार्ट कर दोगे। पर लेकिन इसमें आप लोगों को समझनी पड़ेगी चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई, जो कि आप लोग जिंदगी में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं। इसी के साथ में गवर्नमेंट के इनिशिएटिव है ये बहुत सारे, जो मैं आप लोग कई बार बता चुका हूँ कि गवर्नमेंट क्या क्या इनिशिएटिव लेकर चलती है। पहला तो यही है, डिटेल में बताया मैंने, साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव, साइबर स्वच्छता केंद्र, ऑनलाइन जो साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल देखने को मिलेगा, I4C, ये आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बात की जा रही है बेसिकली, यहाँ पर ये इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर, IC4 होना चाहिए यहाँ पर ये, ठीक है, IC4, ठीक है, क्योंकि C4 है यहाँ पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लेना। नेशनल जो क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर हो गया, इसी के साथ में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट हो गया यहाँ पर, ये आप लोगों के सामने है। साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट देखकर ना आप लोग हैरान हो जाओगे। 2015 में ओनली ये थे, 20 में कोविड-19 के टाइम पर आप लोग देखो भाई साहब,
11,58,208 साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट देखने को मिले 2019 में और 2020 में कंपेयर देखो आप लोग, ठीक है। 3 गुना, लगभग 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 चौक 12, इतना मोटा मोटे तौर पर आप लोग यहां पर देखने को मिलेगा। इतना ज्यादा है अभी ये देखने को मिला। कोई पूछने लगे आप लोगों से कि साइबर सिक्योरिटी के इंसिडेंट अभी क्यों बढ़े, रीजन है यार उसका, सारी चीजें ठप हो गई थी, सब कुछ ऑनलाइन चल रहा था। ऑनलाइन लोग कर तो रहे हैं चीजें, पर लेकिन जागरूक ही नहीं है, अवेयरनेस ही नहीं है उनके अंदर में, तो इसलिए बहुत सारे लोग यहां पर ठगे भी गए, बहुत सारे लोगों का बेवकूफ भी बनाया गया। क्योंकि जागरूकता जो अगर नहीं होगी तो वहां पर अंधकार देखने को मिलेगा, और जहां अंधकार रहेगा वहां पर दिक्कतें देखने को मिलेगी। तो ये सिचुएशन से आप लोगों को निपटना है, तो ये चीजें आप लोगों को समझनी है। तो जो भी बातें बताई है इस पर्टिकुलर आर्टिकल के बारे में, बहुत ही बेहतरीन सारी बातें हैं। एक आंसर राइटिंग भी अगर आप लोग लिखना चाहे तो इसके ऊपर आप लोग एक अच्छा सा आंसर भी लिख सकते हैं, जो कि एग्जाम में आप लोग एक अच्छा आंसर दे सकते हैं। पहले तो एक क्वेश्चन है जो कि आंसर देना है, 250 शब्द में दे सकते हैं अगर आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और 150 शब्द में दे सकते हैं अगर स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं। वैसे यूपीएससी में 150 और 250 शब्द दोनों तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात की जा रही है साइबर सिक्योरिटी जो मेजर हमारे देश में हो रहे हैं अटैक, उनको रिड्यूस करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए जा सकते हैं, क्या क्या जो है एक तरीके से कदम उठाए जा सकते हैं। तो जो भी आप लोगों को अभी यहाँ पर बताए, ये सारे जो मेजर्स मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताए कि क्या इनिशिएटिव है यहाँ पर, इसी के साथ में यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर ये प्रोग्राम जो है वो आगे चल रहा है, कौन कौन से गवर्नमेंट के द्वारा यहाँ पर इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं, वो सारी चीजें अभी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई है, ठीक है। तो इसमें आप लोगों को यहाँ पर मैंने कई सारी चीजें और भी बताई, जैसे कि यहाँ पर अवेयरनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें, ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को समझाई। तो सारी चीजें नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को मिल जाती हैं, अच्छे से आप लोग पढ़ के एक प्यारा सा आंसर आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है। आंसर दोगे ना, इतना तो एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना आंसर जरूर लिखा करो यार, लिख कर ही सीखोगे। कोई नहीं है ऐसा कि जो बचपन से ही सीख कर पैदा हो, हाँ पेट से ही कि हाँ ऐसा बिल्कुल आते उसने शानदार आंसर लिख दो, तो डरना नहीं है, ठीक है। डरना मना है और डर के आगे जीत है। छोटा सा क्वेश्चन है और मैं आशा करता हूं कि इसका आंसर आप लोग काफी आसानी से दे भी सकते हैं। यहाँ पर बात की जा रही है कि आप लोगों को साइबर सुरक्षित भारत इनिशिएटिव के बारे में बात की जा रही है। बोला जा रहा है कि ये लॉन्च किया गया मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा 2018 में। एम क्या है, अवेयरनेस फैलाने के लिए वो सारी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, एक तरीके से ऐसा आप लोग समझ सकते हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर बोली गई हैं कि अवेयरनेस फैलाना, वो सब चीजें। तो सही आंसर यहाँ पर क्या है आप लोगों को ये बताना है, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर अगर ए बोला गया ओनली 1, बी बोला गया ओनली 2, सी बोला गया बोथ और डी बोला गया नन ऑफ द अबोव, तो सही आंसर आप लोगों से नहीं पूछा गया, ध्यान से देखिएगा, इनकरेक्ट पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग चीजों को समझ सकते हैं। और मैंने आप लोगों को बोला कि यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट, पीएसयू, ये सारी इनके गवर्नमेंट के काम यहाँ पर वो काम करेंगे। मैंने कहीं भी आप लोगों को अगर ध्यान से आप लोग देखोगे, यहाँ पर प्राइवेट पार्टी नहीं बोला कि आईटी इंडस्ट्री यहाँ पर आकर इस तरीके से मेजर पार्टिसिपेट कर रही है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, इसका एम यही है कि एक तरीके से यहाँ पर मेजर्स लिए जा सके हमारी कंट्री में ट्रेन करना जो इन्फॉर्मेशन ऑफिसर है, और गोल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर, बी हो गया, क्योंकि ये इनकरेक्ट है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं। 2018 में पूछा गया यहाँ पर वानाक्राई के बारे में, वानाक्राई, इसी के साथ में कुछ शब्द हैं, ठीक है। पेटिया, ये नेक्स्ट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा, ये है इटर्नल ब्लू। ये सारे जो भी आप लोगों के सामने हैं, ये कई बार न्यूज में देखने को मिलते हैं। बोला यह गया कि न्यूज में देखने को मिलते हैं, पर ये है क्या, तो यहाँ पर एक्सो प्लानेट है, दूसरा यहाँ पर बोला गया यहाँ पर ये क्रिप्टो करेंसी है, साइबर अटैक है, या फिर यहाँ पर ये मिनी सैटेलाइट है। तो अभी आर्टिकल जो डिस्कस कर रहा हूँ, अगर कॉमन सेंस लगाओगे उसके हिसाब से, तो ये हो गया साइबर अटैक। अलग अलग नाम दिए जाते हैं ताकि उसको अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे कोरोना को स्टार्टिंग में चाइनीज वायरस बोला डोनाल्ड ट्रंप ने, ठीक है, फिर बाद में बोला कि नहीं कोरोना बोल देते हैं। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो ये कुछ नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन तो मैं पता नहीं कितनी बार आप लोगों को अटेम्प्ट करा चुका हूं, जब भी सिक्योरिटी के बारे में बात करते हैं। आज आप लोगों को इसका आंसर देना है। अगर बात करें कहीं पर भी कोई पर्टिकुलर साइबर अटैक हुआ है, कोई एक ऐसा इंसिडेंट हुआ है, रिपोर्ट किया गया कोई, तो कहां कहां पर आप लोग उसको जाकर रिपोर्ट कर सकते हैं। बोला गया सर्विस प्रोवाइडर को, डेटा सेंटर को और बॉडी कॉर्पोरेट को। तो आंसर क्या है, ओनली 1, 1 on 2, 3 या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो आंसर क्या है सही, क्योंकि कोई भी दिक्कत होती है तो सारे पार्टिसिपेट करेंगे वहां पर, ऐसा नहीं कि एक पार्टिसिपेट करेगा वहां पर। तो आंसर यहां पर इसका डी हो जाएगा। तो आप लोगों को इस तरीके से आर्टिकल तैयार कर रहे हैं। अब यहां पर क्या क्या हो गया, एक आंसर राइटिंग का क्वेश्चन भी हो गया इस आर्टिकल से रिलेटेड। इसी के साथ में आप लोगों को अलग अलग क्वेश्चन भी आप लोगों ने अटेम्प्ट करा दिए, यूपीएससी में पूछा हुआ भी और फ्रेम किया हुआ क्वेश्चन भी। अब इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, छूट पाएगा क्या? तो इस तरीके से टॉपिक को तैयार करना है, ठीक है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन हो तो बताना जरूर, टॉपिक को प्रॉपर में तैयार करके जाना है। फीडबैक जरूर देना यार, जैसा भी लगता है आप लोगों को। अगर पसंद नहीं आता तो बताना सर ये दिक्कत है, उसको सुधार दो। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक या डिसलाइक कर बता सकते हैं आप लोग, जहां पर भी चीजें आप लोगों को लगती है, ठीक है। फीडबैक जरूर दिया करो, ओके।
इस आर्टिकल के बाद में बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल डिस्कस करूंगा जो कि ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से बातें करेगा। तो यहाँ पर पहले इसके बारे में बात करता हूँ और फिर उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक पॉइंट आप लोगों के माइंड में क्लियर होकर चलना चाहिए, ठीक है। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, जहां कंफ्यूजन होगा वहां पर पूछ लेना। अगर पूछोगे नहीं तो मुझे कैसे पता चलेगा, ठीक है। तो जरूर पूछना। बात की जा रही है INS सतपुरा और P8I। ये प्रेस इंफॉर्मेशन की न्यूज है कि हमारे दो जो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट जो अराइव है यहाँ पर, कहां पर आ गए? डार्विन, ऑस्ट्रेलिया के अंदर में एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है यहाँ पर, यह है काकादू। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। काकादू एक्सरसाइज कहां पर हो रही है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर में हो रही है। तो डिफेंस के फील्ड से काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां से बन जाएगा। तो ये एक नेवल एक्सरसाइज है जिसमें अपनी क्षमता को दिखाने की कोशिश की जाती है, कितने शानदार तरीके से हम लोग काम करते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर जो लोकेशन है वो जरूर याद रखिएगा। ये बात की जा रही है डार्विन, जो नॉर्दर्न टेरिटरी आप लोग को ऑस्ट्रेलिया के अंदर देखने को मिलेगी। एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप लोग देखना चाहते हैं ये है कहां पर, तो ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आए, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पर देखते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर में। तो यहाँ पर इसके जस्ट ऊपर आप लोगों को यहाँ पर तिमूर सी देखने को मिलेगा, ठीक है। आराफुरा सी इसके जस्ट इधर है यहाँ पर। तो आप लोग मैप को ढंग से देखा करो जब भी कोई ऐसी लोकेशन के बारे में पूछा जाए। तास्मानिया सीज के नीचे देखने को मिलेगा यहाँ पर, और इसी के नाम पर एक आइलैंड भी है, ठीक है। बाकी इंडियन ओशन आप लोगों को यहाँ पर नजर आएगा। और इसी के साथ में ग्रेट बैरियर रीफ जो है, जो कि काफी बड़ा कोरल रीफ है, दुनिया में सबसे बड़ा, वो ऑस्ट्रेलिया में आप लोगों को नजर आता है। यहाँ पर वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सदर्न ऑस्ट्रेलिया। इसी के साथ में यहाँ पर जो न्यू साउथ वेल्स, जो एक तरीके से कैपिटल टेरिटरी, और यहाँ पर विक्टोरिया, ये यहाँ पर क्वींसलैंड है, और ये नॉर्दर्न टेरिटरी जो यहाँ पर डार्विन आप लोग को देखने को मिल रहा है। तो इसके बारे में याद रखिएगा। ऑस्ट्रेलिया के साथ में हमारी कई सारी एक्सरसाइज होती हैं, जैसे मालाबार में नेवल एक्सरसाइज है, ऑस्ट्रेलिया भी पार्टिसिपेट करते हैं। इसके अलावा और कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करती हैं ये आप लोगों को बताना है। एक्सरसाइज यहाँ पर पिच ब्लैक, ये एयरफोर्स के आप लोगों को देखने को मिलेगी, और यहाँ पर ये ऑस्ट्रेलिया इंडिया की जो एक्सरसाइज है ये नेवी की देखने को मिलेगी। तो इसके बारे में बेसिक चीजें। बाकी ये जो एक्सरसाइज है ये बायनल एक्सरसाइज है, जो कि रॉयल जो रॉयल ऑस्ट्रेलियन जो नेवी है उसके द्वारा होस्ट यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पर कैसे मिलकर काम कर सकते हैं एक दूसरे के साथ में, अगर कोई दिक्कत आए तो कैसे यहाँ पर चीजों को सुलझा सकते हैं, उस पर ये काम करती है। 1993 में स्टार्ट किया गया था। अब की बार की जो एक्सरसाइज है यहाँ पर, ये लगभग 2 वीक चलने वाली है। पार्टिसिपेटिंग कंट्री यहाँ पर आप पार्टिसिपेशन तो देखने को मिलेंगे, यहाँ पर कई सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे। 3000 के करीब पर्सनल है फ्रॉम 25 कंट्री। याद रखिएगा ये इंडिया के लिए नहीं है ओनली, 25 देश इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। तो बात की जा रही है पार्टनरशिप, लीडरशिप और फ्रेंडशिप, ये थीम रखी गई यहाँ पर इसके, ताकि सिचुएशन को सुधारा जा सके अगर कोई दिक्कत कल को देखने को मिलती है तो इसके बारे में कुछ बेसिक चीजें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट है, प्रैक्टिस करिए, देखता हूं कौन इसको बताता है। पहला बोला गया बाइनल एक्सरसाइज है यहाँ पर, ठीक है। ये एक द्विवार्षिक एक्सरसाइज आप लोगों को देखने को मिलेगी। होस्ट की जाती है रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी के द्वारा, और सपोर्ट की जाती है यहाँ पर रॉयल ऑस्ट्रेलियन आर्मी। वैसे कॉमन सेंस है यहाँ पर, अभी आप लोगों को पता चल जाएगा कैसे। स्टार्ट हुई थी 1993 में। सही आंसर यहाँ पर क्या है? ए में बोला गया 1 2, बी में बोला गया 2 3, सी में बोला गया 1 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबोव। आप लोग कॉमन सेंस सोचे यहाँ पर, ये सेकंड स्टेटमेंट गलत है। आखिर क्यों गलत है? वीडियो को पॉज कर बताओ। क्योंकि पानी के अंदर अगर कोई एक्सरसाइज हो रही है तो वहां पर आर्मी कैसे सपोर्ट कर सकती है? अगर बात करें तो एयरफोर्स तो सपोर्ट कर सकती है आराम से। तो वही बात यहां पर बोली गई कि ये रॉयल ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स यहां पर सपोर्ट प्रोवाइड कराती है, वैसे ये एक नेवल एक्सरसाइज है। तो इस तरीके से कई बार आप लोग कॉमन सेंस भी आसानी से यूज कर सकते हैं। तो आंसर यहां पर क्या हो गया? आंसर यहां पर इसका सी हो गया, ये सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो गई। बाकी तो आप लोग बता ही दोगे कि करेक्टली मैच करना है। यहाँ पर मालाबार नेवी की है एक्सरसाइज जो यहाँ पर जो आप लोगों को देखने को मिलेगी, ये पर्टिकुलर जिसका नाम है पिच ब्लैक, ये एयरफोर्स की है। और यहाँ पर ये जो एक्सरसाइज है जिसमें इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों पार्टिसिपेट करते हैं, ये यहाँ पर आर्मी की है। तो पेयर 1, पेयर 2 या फिर तीनों पेयर या फिर कोई भी सही नहीं है। सही आंसर आप लोगों को बताना है। अभी डिटेल में डिस्कस किया है, इसको आप लोग जरूर बताइए। आंसर आप लोगों को बेसिकली अभी बताऊं अगर तो बी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देखते हैं, तो ये डिटेल में मैंने डिस्कस किया, कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट जो आर्टिकल होगा, अभी मैंने आप लोगों को बताया ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में डिस्कस करूंगा बहुत ही डिटेल में, और इंपॉर्टेंट भी है, जिससे डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार पहले पूछे जा चुके हैं। तो एक एक पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, ओके। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, बहुत ही बेसिक प्यारी इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगा, और दुनिया भर के क्वेश्चन भी आप लोगों को यहाँ पर इस आर्टिकल से रिलेटेड प्रैक्टिस कराऊंगा, जो कि और अच्छे लेवल पर आप लोगों के आर्टिकल को तैयार करने में आप लोगों को हेल्प करेगी। कैबिनेट के द्वारा अप्रूव किया गया एडिशन ऑफ 4 ट्राइबल कम्युनिटी को ऐड किया गया है। हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु और छत्तीसगढ़ में इनको शेड्यूल्ड ट्राइब की कैटेगरी में ऐड किया गया है। इसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज में है। अगर बात करें यहाँ पर तो यूनियन कैबिनेट को कौन हेड करता है? तो हमारी कंट्री के प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं हेड करते हैं। उनके द्वारा अप्रूवल किया गया यहाँ पर इन 3 राज्यों में ट्राइबल कम्युनिटी को ऐड किया जाएगा।
तो यहाँ पर ये काफी लंबे समय से डिमांड पड़ी हुई थी, जिसको अभी यहाँ पर इंप्लीमेंट किया जा रहा है। ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर कौन है? उनका नाम है अर्जुन मुंडा, जिनके द्वारा इस डिमांड को इंक्लूड करने की बात की गई थी और इस डिमांड को अभी इंक्लूड कर लिया गया है। पर लेकिन कोई भी जब काम होता है उसका एक प्रोसीजर होता है कि ये काम जो है वो कैसे कंप्लीट होता है। तो ये पर्टिकुलर प्रोसीजर है जो कि आप लोग यहाँ पर याद रखिएगा इस काम को कंप्लीट करने का। प्रोसीजर में क्या बताया गया है? सबसे पहले तो यहाँ पर रिकमेंडेशन दी जाती है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि भाई साहब ये जो कम्युनिटी है ना, इनको शेड्यूल ट्राइब में डाल दो, इनको जरूरत है बहुत सारे ऐसे फायदे की जो कि शेड्यूल ट्राइब की कैटेगरी में मिलने चाहिए। जब यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट कंफर्म कर देती है तो फिर यहाँ पर ये ट्राइबल मिनिस्ट्री को भेजा जाता है। ट्राइबल मिनिस्ट्री इसको रिव्यू करती है कि जो भी इन्होंने भेजा है वो सही है या फिर गलत है। तो कुछ फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो चेक किए जाते हैं और फिर यहाँ पर सेंड किया जाता है इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया। फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया इसको प्रॉपर वे में अप्रूव करता है कि हाँ सही है या फिर गलत है। फिर यहाँ पर चौथा जो लेयर होती है तब पहुंचता है यहाँ पर ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के पास में, और उससे पहले जो यहाँ पर ये अप्रूव करता है बिफोर दिस लिस्ट जो है वो सेंड की जाती है कैबिनेट को फाइनल डिसीजन के लिए। तो ये प्रोसीजर आप लोगों को देखने को मिलेगा जब भी कोई यहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी को ऐड किया जाता है तो ये प्रोसीजर फॉलो करके यहाँ पर पहुंचती है। इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ट्राइब्स के बारे में बहुत सारी बेसिक इंफॉर्मेशन बताऊंगा जो कि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। कुछ नई ट्राइबल कम्युनिटी जो रिसेंटली अभी ऐड की गई हैं तो इनके नाम आप लोगों के सामने। हिमाचल प्रदेश से यहाँ पर यह हैती ट्राइबल कम्युनिटी, ठीक है, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगी। हैती नाम है इस ट्राइबल कम्युनिटी का, तो मैच करने के लिए आ सकता है, ठीक है। इसी के साथ में यहाँ पर नेक्स्ट है यहाँ पर नारी कोरबन। इसी के साथ में जो दूसरी है उसका नाम है यहाँ पर कुरी विकरण, ठीक है। तो ये दोनों कहां से आती है? ये तमिलनाडु से आती हैं। घुमक्कड़ टाइप की हैं। ये गीदड़ यानी कि जैकाउल को पकड़ने वाले और बर्ड यानी कि चिड़ियाओं को खाने वाले माने जाते हैं। इसी के साथ में यहाँ पर बात की जा रही है बिंजिया। बिंजिया कहाँ से आती है? ये है मध्य प्रदेश से। ये नॉन वेजिटेरियन होते हैं और एग्रीकल्चर के ऊपर भी ऐसे डिपेंडेंट रहते हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर ये एसटी है, कहाँ पर? झारखंड और उड़ीसा के अंडर में। तो यहाँ पर अभी छत्तीसगढ़ में भी इनको एसटी का कम्युनिटी का दर्जा यहाँ पर मिल जा रहा है, ठीक है। गोंडा कम्युनिटी को उत्तर प्रदेश में भी दिया गया। सब कैटेगरी कई सारी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। और बीता कुर्बा ये कर्नाटक के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो रिसेंटली जो नई अभी कम्युनिटी ऐड की गई है उनके बारे में क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं कि यहाँ पर ये किसके पर्टिकुलर स्टेट में अब बेसिकली ज्यादातर देखने को मिलती हैं। इसलिए कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए अगर कल को स्टेट मैच करने के लिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछ ले है। और अगर इन राज्य से आप लोग आते हैं जहां पर इनको रिसेंटली अभी ऐड किया गया है तो आप लोगों के लिए तो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बन जाता है। अभी पूरी डिटेल में मैं आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करूंगा जहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग के बनते हैं। तो उसमें ध्यान से सुनिएगा पूरे आर्टिकल को ताकि क्वेश्चन जो पूछूं उनका भी आंसर आप लोग दे सको, तो वो चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आएगी फिर, ओके। जब हम लोग बात करते हैं ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, हिंदी में हम लोग बोलते हैं आदिवासी। तो आदिवासी लोग वो होते हैं जो कि अपनी खुद की कल्चर, इकोनॉमी, रिलीजियस प्रैक्टिस फॉलो करना पसंद करते हैं। उनको इससे ज्यादा मतलब नहीं है कि हमारा देश आजाद हो चुका है, हमने संविधान बना लिया है, हम लोग मंगल पर अपना मिशन भेजने वाले हैं। उनकी अपनी पर्सनल लाइफ है, अपने खुद के इश्यूज हैं, उनके अपनी जिंदगी को एंजॉय कर रहे हैं। और बहुत सारे ऐसे ट्राइबल कम्युनिटी के लोग भी हैं, जैसे आप लोगों ने सुना होगा जारवाहा ट्राइबल कम्युनिटी, सेंटिनलीज जो कि अंडमान निकोबार वाले एरिया में पाई जाती है। वहां पर तो जो लोग हैं उनको अब तक एक तरीके से जो पुराने टाइम पर होते थे ना, जैसे खेती करना नहीं जानते थे, बस जंगल पे जो पेड़ पौधों पे से फल फ्रूट्स मिले वो खा लिए, और उसी के साथ में ऐसा थे एक तरीके से मछली वगैरह पकड़ ली थोड़ी बहुत और अपना एक तरीके शिकार विकार कर जिंदा रह लिए। तो वो वाली जिंदगी वो आज भी इंजॉय कर रहे हैं। तो जब हमारे संविधान निर्माताओं से पूछा गया कि यार जो ट्राइबल कम्युनिटी है उनको कैसे लेकर चलना चाहते हैं, तो यहाँ पर उसमें भी कई सारी बातें यहाँ पर की गई। हालांकि स्टार्टिंग में अगर आप लोग बात करें, हम लोगों ने एक ही प्रोविजन रखा है यहाँ पर लेकिन आगे चलकर हम लोगों ने शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब जो है हम लोगों ने इसको अलग अलग कर दिया, क्योंकि शेड्यूल कास्ट जो है वो यहाँ पर उसकी अलग एक लेवल है सोसाइटी के अंदर में, शेड्यूल ट्राइब जो है वो बिल्कुल एक अलग लेवल है। तो दोनों को साथ में लेकर चलना पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, तो आगे चलकर यहाँ पर इनको अलग कर दिया गया। पर लेकिन स्टार्टिंग में एक ही जगह यहाँ पर रखा गया था। कल्चर एक डिफरेंट है यहाँ पर, तो उसके चलते ध्यान में रखते हुए संविधान निर्माताओं को पता था, इसीलिए संविधान में रिलेटेड आर्टिकल देखने को मिलेगा। जैसे आर्टिकल 366 वो डिफाइन करता है कि ट्राइबल कम्युनिटी है, ठीक है, एक तरीके से ऐसे ग्रुप हमारे देश के अंदर में है। आर्टिकल 342 जो है वो शेड्यूल ट्राइब के बारे में पर्टिकुलरली बात करता है कि हाँ भाई साहब आने वाले टाइम में अगर आप लोग चाहो तो यहाँ पर इनके लिए अलग से आप लोग प्रोविजन कर सकते हो। तो पूछ ले कोई आप लोगों से कि हमारी कंट्री में आर्टिकल जो 342 है यानी कि 342 जो है
वो स्पेसिफिकेशन जो बातें करता है ट्राइबल या फिर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में, ठीक है। तो एक तरीके से संविधान के अंदर शेड्यूल ट्राइब से रिलेटेड आप लोगों को चीजें देखने को मिल जाती हैं कि किस राज्य में या फिर किस यूटी में जो ट्राइबल कम्युनिटी देखने को मिलती है, तो उससे रिलेटेड जो पावर है कि आप लोग इनसे रिलेटेड प्रोविजन बना सकते हैं। अगर सबसे इंटरेस्टिंग बात मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊं, आप लोग थोड़ा सा सुन के यहाँ पर एक तरीके से हैरान भी होंगे और थोड़ा सा आप लोगों का इंटरेस्ट भी यहाँ पर जनरेट होगा। अकॉर्डिंग टू द सेंसस, यानी कि जो जनगणना है 2011 की, उसके हिसाब से अगर बात करूं, कोई आप लोगों से पूछ ले कि हमारे देश में टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है, तो टोटल जो पॉपुलेशन हमारे देश में है उसमें से लगभग 8.5% जो है आप लोग बोल सकते हैं वो ट्राइबल कम्युनिटी है। ये जनगणना 2011 की बात कर रहा हूं मैं आप लोगों से, तो बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है। 97% जो है आज के डेट में वो गांव वाले एरिया में रहते हैं, एक तरीके से बोल सकते हैं आप लोग, ठीक है। कुछ पोर्शन ऐसे जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा 10.03%, ये अर्बन एरिया में भी आप लोगों को देखने को मिलेंगे। कुछ ऐसे नहीं जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि यार हाँ, जैसे कि मेरा बोलो तो मैं शहरी भी हूँ और मैं गांव का भी हूँ, यानी कि मैं दोनों जगह जाकर रहता हूँ। तो बहुत सारे ऐसे कॉमन भी आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। आज भी मेरा गांव है, वहाँ पे घर है, मम्मी पापा रहते हैं वहाँ पर, क्योंकि मुझे इंटरनेट की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, ये सारी चीज़ें चाहिए होती हैं, और थोड़ा अपना भी जो चीज़ें चलती हैं बाहर, तो इसलिए मुझे बाहर रहना पड़ता है एक तरीके से। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर बात करूं, अगर डेकेडल मतलब एक दशक के अंदर में, दशक मतलब 10 सालों के अंदर में जो ग्रोथ आया है ट्राइबल पॉपुलेशन के मामले में 2001 से लेके 2011 तक का, तो ये 23.66% आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि ट्राइबल जो आदिवासी कम्युनिटी की जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा बढ़ी है एज कंपेयर टू अगर हम लोग अपनी जो अब पॉपुलेशन के बारे में बात करें। हमारी पॉपुलेशन लगभग 17% के करीब आप लोगों को देखने को मिलेगा ग्रोथ हुआ है, जबकि ट्राइबल कम्युनिटी की जो है वो 23% का ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिलेगा। यानी कि एक तरीके से उनकी कम्युनिटी में ज्यादा ग्रोथ हुई है, ऐसा आप लोग बोल सकते हैं। अब बात करते हैं सेक्स रेशियो के बारे में। सेक्स रेशियो के बारे में मतलब अगर बात करते हैं सेक्स रेशियो, तो इसको डिफाइन करने का एक पैमाना हम लोगों ने मान रखा है। पैमाना मतलब क्या है, यानी कि अगर हम लोग सेक्स रेशियो देखेंगे कि 1000 लड़के हैं, उन पे कितनी लड़कियां हैं, यानी कि अगर हम लोग शादी कराने आ जाएं एक लड़के का एक लड़की के साथ में, तो क्या यहाँ पर सब लड़कों की सब लड़कियों के साथ में शादी हो जाएगी, तो इसको बोलते हैं सेक्स रेशियो। तो ओवरऑल पॉपुलेशन जो है यहाँ पर वो 940 देखने को मिलेगा फीमेल। अगर बात करते हैं मेल के हिसाब से, शेड्यूल ट्राइब के अंदर में आप लोगों को यहाँ पर 990 के करीब यहाँ पर देखने को मिलता है। यानी कि शेड्यूल ट्राइब की जो यहाँ पर पॉपुलेशन का सेक्स रेशियो है वो ज़्यादा अच्छा है एज कंपेयर टू हम जैसे पढ़े लिखे लोगों के कंपेयर में। यानी कि वो भ्रूण हत्याएं जैसी चीज़ें आप लोगों को वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी, लड़कियों को गर्भ में मारने वाली चीज़ें वहाँ पर नहीं देखने को मिलेगी। तो उनको अगर कोई बच्चा हो गया तो फिर वो सही है, ठीक है। RR मूवी देखी आप लोगों ने, बड़ी ही शानदार मूवी है। आप लोगों ने देखा होगा अपने एक बच्चे के लिए, एक लड़की के लिए यहाँ पर वो कितना बड़ा तांडव क्रिएट कर देते हैं। वो वाला सीन तो बड़ा ही खतरनाक है, जो जाकर नहीं पूरे जंगल के शेर और वो भालू वगैरह पकड़ के पूरा उसमें छोड़ देता है उसके अंग्रेजों के महल में ले जाकर, वो वाला बड़ा खतरनाक सीन लगता है। तो आप लोग उससे समझ सकते हैं कि एक तरीके से वहां पर कितने अच्छे से एक आप लोग एक यूनिटी बोल सकते हैं। और इसी के साथ में वहां पर मेल और फीमेल वाला जो एक डिवाइड होता है वो भी काफी कम आप लोगों को देखने को मिलता है। तो बच्चे को बच्चे की तरीके से वहां पर वो ट्रीट करते हैं, ये आप लोग बोल सकते हैं। ये बड़ा ही प्यारा सा पॉइंट है जो कि आप लोगों को पता होना चाहिए। अभी आप लोगों से मैं पूछ लूं कि हमारे देश में जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो सबसे ज्यादा कौन से राज्य के अंदर पाई जाती है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कम से कम 5 सबसे ज्यादा ट्राइबल पॉपुलेशन वाले राज्य कौन से हैं। तो पहले नंबर पर आता है मध्य प्रदेश, दूसरे नंबर पर आता है महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पर आता है उड़ीसा, चौथे नंबर पर आता है राजस्थान और पांचवें नंबर पर आता है गुजरात। मतलब जब मैं पहली बार पढ़ा था कि ऐसा ऐसा कुछ है तो मुझे यकीन हुआ, मैंने कहा महाराष्ट्र में ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है और गुजरात के अंदर में भी। यानी ऐसा लगता है सुनने में कि काफ़ी डेवलप राज्य हैं और एक तरीके से काफ़ी एक बॉलीवुड इंडस्ट्री के बारे में हम लोग बात करते हैं और गुजरात के डेवलपमेंट मॉडल के बारे में बात करते हैं। पर लेकिन यहाँ पर आप लोग समझ सकते हैं कि टॉप 5 राज्यों में इनके नाम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। बाकी झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल और कर्नाटका, ये आप लोगों को यहाँ पर नजर आएंगे जब हम लोग बात करते हैं कि 10 टॉप राज्य जहां पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है। पहले वाली स्लाइड में मैंने बात की कौन से राज्य में पॉपुलेशन ट्राइबल पाई जाती है सबसे ज्यादा है, ये बात की। पर लेकिन अगर बात करें एरिया में, मान लीजिए एक एरिया यहाँ पर है, ये है एरिया, ठीक है। ये एरिया मान लीजिए 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, ठीक है। ये यहाँ पर 10 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया हो गया, तो मान लीजिए इसमें जो है 5 आदमी पाए जाते हैं इतने बड़े एरिया में। पर लेकिन एक एरिया हो गया यहाँ पर 1 स्क्वायर किलोमीटर का, उसमें अकेले में ही 100 आदमी पाए जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो गया यहाँ पर, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोग पाए जा रहे हैं। तो इस तरीके से समझ सकते हैं। तो ऐसे कौन से राज्य है जहां पर हाई कॉन्सेंट्रेशन है, यानी कि हाईएस्ट कॉन्सेंट्रेशन, यानी कि कम एरिया में ज्यादा लोगों का रहना शेड्यूल ट्राइब का, तो सबसे ज्यादा आप लोगों को लक्षद्वीप वाले रीजन में देखने को मिलेगी।
लोकेशन कहां पर, अगर आप लोग लक्षद्वीप की देखना चाहते हैं तो ये आप लोगों को देखने को मिलेगी अरेबियन सी के अंदर में। एग्जैक्ट लक्षद्वीप की लोकेशन है आप लोगों के सामने। तो हमारे देश में सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की है वो आप लोगों को लक्षद्वीप के अंदर नजर आएगी। दूसरे नंबर पर आप लोगों को मिजोरम, फिर नागालैंड, फिर मेघालय और फिर अरुणाचल प्रदेश। यानी कि मोटे मोटे तौर पर आप लोग देखो तो लक्षद्वीप को अगर आप लोग छोड़ दो यहाँ पर, तो बाकी के नॉर्थ ईस्ट के आप लोगों को राज्य देखने को मिलेंगे जहां पर पॉपुलेशन डेंसिटी जो है वो सबसे ज्यादा नजर आती है। फिर दादर है नगर हवेली, फिर है मणिपुर, सिक्किम, त्रिपुरा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान। तो ये आप लोग को काफी लो लेवल पर देखने को मिलेंगे। यानी कि यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कितनी हाई है पॉपुलेशन जो ट्राइबल कम्युनिटी की, तो उससे एक अंदाजा लगा सकते हैं कि ज्यादातर ट्राइबल कम्युनिटी जो है इन एरिया में आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती है। और ये ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी है जो अपनी कल्चर, अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। इसीलिए जो मैंने आप लोगों को एक पर्टिकुलर ट्रिक बताई थी कि ATM, ठीक है, ये 6th शेड्यूल के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है संविधान के अंदर में। इसमें मणिपुर नहीं है, नॉर्थ ईस्ट वाले एरिया की जब हम लोग बात करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आप लोगों को अरुणाचल प्रदेश, इसी के साथ में त्रिपुरा, मिजोरम और एक क्या रह गया, मेघालय। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। तो यहां पर काफी ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों को ट्राइबल कम्युनिटी की देखने को मिल जाती है। आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हैं, पर लेकिन एंजॉयमेंट के साथ में कोई ना कोई चैलेंज देखने को जरूर मिलते होंगे। जैसे कि यार जॉब नहीं लग रही है, ठीक है। लड़कियों के साथ में बातें करें तो लड़कियां बोलती हैं कि घर से प्रेशर आ रहा है शादी करने का। तो इसी के साथ में पढ़ाई करने में मन नहीं लग रहा है, इरिटेशन हो रही है, पता नहीं ऐसा लग रहा है कि कहाँ जिंदगी रुक सी गई है। तो हर एक इंसान की जिंदगी में चैलेंज है, पर लेकिन उनका सॉल्यूशन आप लोगों को खोजना पड़ेगा, तभी जिंदगी आगे बढ़ पाएगी। आप लोगों को समझना पड़ेगा कि एग्जैक्टली कहां पर आप लोग अपनी एनर्जी लगा सकते हैं प्रेजेंट टाइम पर, और वो आप लोगों से अच्छा कोई नहीं जानता है। बस थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को टाइम देने की जरूरत है। ऐसे ही कई सारे चैलेंज जो हैं वो यहाँ पर हमारी कंट्री में ट्राइबल कम्युनिटी फेस करती है। जैसे कि अगर बात करें तो नेचुरल रिसोर्सेज जो हैं वो इनसे छीने जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है। हमारे जैसे लोग जो हैं, पढ़े लिखे समझदार लोग जो अपने आप को बोलते हैं, वो यहाँ से रिसोर्सेज निकाल कर ले जाते हैं। इसी के साथ में एजुकेशन आप लोगों को प्रॉपर देखने को नहीं मिलती है इनकी। लिटरेसी रेट, हाल तो हमारी कंट्री में जो पढ़ने की एक लिटरेसी की डेफिनेशन है वही इतनी ज्यादा खतरनाक है। किसी को अपना नाम लिखना पढ़ना आ गया तो वो इंसान जो है पढ़ा लिखा माना जाता है। तो ये डेफिनेशन ही सबसे पहले मुझे लगता है चेंज करनी चाहिए, जिससे कि यहाँ पर सिचुएशन थोड़ी चेंज हो सके। हेल्थ और न्यूट्रिशन का लेवल जो है काफी कम देखने को मिलेगा, और कई सारे जेंडर इशू भी यहाँ पर निकल कर आते हैं। तो यानी कि एक तरीके से कई सारे इशू आप लोगों को यहाँ पर मेल और फीमेल के भी देखने को मिलेंगे। खासकर अगर ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में बात करें, आप लोगों ने देखा होगा कई सारी ट्राइबल कम्युनिटी के बारे में आप लोगों से जिक्र भी किया गया है कि वुमेन को इतने अधिकार नहीं मिलते हैं जो मेल डोमिनेटेड सोसाइटी कई जगह देखने को मिलती है। पर लेकिन नॉर्थ ईस्ट में ऐसी भी ट्राइबल कम्युनिटी है, मैंने आप लोगों को बताया था, बताइए, शायद आप लोगों को याद होगा, आर्टिकल थोड़े दिन पहले डिस्कस किया था। एक ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी है जहां पर लड़के को शादी कर लड़की जो है वो अपने घर पर लेकर आती है। यानी कि जिस तरीके से आज की डेट में हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि लड़का शादी करेगा और लड़की को अपने घर पे लेकर आएगा, और इस तरीके से समझ सकते हैं। पर लेकिन वहां पर अपोजिट होता है। अगर घर की सबसे बड़ी लड़की के बारे में बात करें तो उसको अधिकार होता है अपनी प्रॉपर्टी को वहन करने का, यानी कि लड़की के पास में प्रॉपर्टी का अधिकार जाता है। इस तरीके से आप लोग समझ सकते हैं। वो मैट्रियारिकल सोसाइटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। प्रेजेंट टाइम पर इंडिया के अंदर में वैसे पैट्रियारिकल सोसाइटी है, यानी कि पितृ प्रधान यहां पर आप लोगों को देश नजर आएगा। पर ट्राइबल कम्युनिटी में मातृ प्रधान भी एरिया आप लोगों को देखने को मिलते हैं। तो वहां से हम लोग को सीखने की जरूरत है, ऐसा भी आप लोग बोल सकते हैं। ये वो ट्राइबल कम्युनिटी है जो हंटिंग, गैदरिंग वगैरह, फिशिंग वगैरह वो काम करती है। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन वगैरह, मैंने एक तरीके से अपना वही एक तरीके से घूमे, यहाँ पर खा लिया, वहां पर ये काम कर लिया, थोड़ा बहुत अपना पशु वगैरह बांध लिए, वो वाली जिंदगी इनकी जीते हैं आज की डेट में भी। इनकी मेन जो इकोनॉमी है, मेन जो पैसा है वो यहीं से निकल कर आते हैं। पैसा क्या, बेसिकली एक तरीके से अपनी जिंदगी को एक वाहन करते हैं, ऐसा आप लोग यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। ये वाली स्लाइड काफी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर तो आप लोग स्लाइड पे स्टार लगा लेना, क्योंकि एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी, एक होता है ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर भी पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल कम्युनिटी। मतलब क्या इसका मतलब यहां पर यह है कि यार एक ट्राइबल कम्युनिटी है जो कि काफी दिक्कत में है, उसके पास में रिसोर्सेज की कमी नहीं है, पर उसके अंदर भी कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी खस्ता हालत हो रखी है, यानी कि उनके पास में तो बिल्कुल भी रिसोर्सेज नहीं है। उनके बस ऐसे है कि बस उनको सपोर्ट प्रोवाइड करा दे, वरना पता नहीं जैसे तैसे जिंदगी उनकी चलेगी। तो उसके ऊपर फोकस देने के लिए यहाँ पर ये PVTG आया निकल कर। ये पर्टिकुलरली वनरेबल के बारे में जब बात की गई तो इसका मतलब ये था कि कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कराया जाए। काफी वनरेबल है, वनरेबल का मतलब कि जिंदगी भाई साहब तांव पर लगी हुई है, जैसे तैसे चल रही है। तो इसके चलते उनके लिए एक ट्राइबल डेवलपमेंट फंड की बात यहां पर की जाती है, ताकि उनको एक सपोर्ट प्रोवाइड कराया जा सके उनके एरिया में। ये कॉन्सेप्ट कहां से निकल कर आया? ये 1975 में निकल कर आया, जब यहां पर बात करते हैं डिक्लेयर किए गए 52 ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी हैं जिनको PVTG की कैटेगरी में रखा गया।
ये किसके बेस पर किया गया? तो यहाँ पर देबोर कमीशन था जिसके बेस पर यहाँ पर इसको बनाया गया। इसने यहाँ पर प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप के बारे में बात की थी 1973 में। तो जो इसने यहाँ पर सजेशन दिया गवर्नमेंट को पसंद आ गया, वाह क्या बात कर दी, इन लोगों के ऊपर थोड़ा फोकस किया जाए, तो फिर गवर्नमेंट ने उसको एक्सेप्ट कर लिया। तो यहाँ से ये कमीशन जो है, ये कमीशन का सजेशन ही यहाँ पर आगे चलकर आज की डेट में जो यहाँ पर 75 टोटल पीवीटीजी हो गए हैं, जिनको पहले यहाँ पर 52 की कैटेगरी में रखा गया था। टोटल ट्राइबल कम्युनिटी कितनी है? ये है 705। समझिए आप लोग, हमारे देश में 705 ट्राइबल कम्युनिटी आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसमें से 75 ट्राइबल कम्युनिटी ऐसी हैं जो कि पीवीटीजी की कैटेगरी में आती हैं, यानी कि ऐसी ट्राइबल कम्युनिटी जो कि आज के डेट में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करती हैं। और उसमें से अगर आप लोग बात कर लें कौन सा राज्य है जहां पर सबसे ज़्यादा देखने को मिलती है, तो याद रखिएगा उड़ीसा एक ऐसा राज्य है जहां सबसे ज़्यादा पीवीटीजी देखने को मिलती है। 75 में से 13 अकेले उड़ीसा के अंदर से निकल कर आती है। और हमारी कंट्री की जो प्रेजेंट टाइम पर जो प्रेसिडेंट अभी यहाँ पर हमारे देश में है, मुर्मू जी, वो भी एक ट्राइबल कम्युनिटी से ही निकल कर आती हैं। उस ट्राइबल कम्युनिटी का नाम क्या है ये आप लोगों को बताना है। देखता हूँ कौन से आंसर देता है, ठीक है। ये मैंने अलग से एक स्पेशल वीडियो बनाकर आप लोगों को पढ़ाया भी था। तो वो ट्राइबल कम्युनिटी से आती है और ट्राइबल कम्युनिटी के कोई भी इशू जब होते हैं तो उनको काफ़ी डिटेल में डिस्कस करती है। उड़ीसा गवर्नमेंट के बारे में बात करें तो आइडेंटिफाई करे हैं उनके द्वारा लगभग 888 विलेज एक इसी के साथ में जो पीवीटीज एरिया है, ताकि उनको सपोर्ट प्रोवाइड कराई जा सके। बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बन जाता है कई बार कि हमारे देश में हर एक राज्य के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी है, ऐसा देखकर आप लोगों को बोल देंगे, आप लोग बोलेंगे यार सर ने पढ़ाया तो था कि हाँ है तो, पर लेकिन क्या सारे राज्यों के बारे में पढ़ाया था? ऐसा नहीं था, ठीक है। इसलिए कहता हूँ ध्यान से सुना करो, फिर ये मत बोलना क्वेश्चन कहाँ से बन गया। भाई साहब यहाँ से बन जाएगा और फिर आप लोग बोलोगे पढ़ाया नहीं था। पढ़ाया तो था पर आप लोगों ने ध्यान से सुना नहीं था, ठीक है। तो 18 स्टेट और यूनियन टेरिटरी ऐसे हैं जहाँ पर ट्राइबल कम्युनिटी पाई जाती है 2011 के सेंसस के हिसाब से। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों का यहाँ पर बन जाता है। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोगों को समझ के चलनी है, ठीक है। तो कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों को इससे रिलेटेड नहीं होना चाहिए। कुछ क्वेश्चन होंगे जिनके आंसर आप लोगों को देने हैं, देखता हूं कौन कौन यहां पर सही आंसर देता है। इससे आप लोगों का पता चलेगा कितने अच्छे से आप लोगों ने चीजों को सुना है और समझा है। सबसे पहले अगर बात करते हैं 6th शेड्यूल के अंदर में बोला जा रहा है कि कौन कौन से राज्य जो हैं वो कवर होते हैं, ये आप लोगों को बताना है। ए में बोला गया आसाम, बी 2 में बोला गया नागालैंड, 3 में बोला गया मेघालय, 4 में बोला गया क्या, ये बोला गया त्रिपुरा। तो सही आंसर यहां पर क्या है अगर आप लोगों से पूछूं, याद आ रहा है कुछ मैंने आप लोगों को बोला था एटीएम के अंदर मनी नहीं है, ठीक है। एटीएम के अंदर एन तो कहीं भी नहीं है, तो नागालैंड होगा यहाँ पर, तो नागालैंड यहाँ पर नहीं होगा, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? आंसर यहाँ पर सी हो गया। फिर से एक बात बोल दूं आप लोगों को, वीडियो को पॉज कर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो तो मजा आएगा आप लोगों का। क्वेश्चन का जैसे आंसर दोगे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, और उसी का पर्पज है बेसिकली मेरा, ताकि आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस आए। यही चाहता हूं मैं, और इसी बेस पर आप लोगों को यहाँ पर ये चीजें अटेम्प्ट करवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये काम आप लोग जरूर करिए, इससे आप लोग चीजों को अच्छे से इंजॉय भी कर पाओगे, ओके। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि अरेंज करना है स्टेट को आप लोगों को डिसेंडिंग ऑर्डर में या फिर एक तरीके से घटते हुए क्रम में, जहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन पाई जाती है सबसे ज्यादा है महाराष्ट्र, उड़ीसा, मध्य प्रदेश और गुजरात। तो इस वीडियो को पॉज कर 2 आंसर देखता हूं कौन सी आंसर दे रहा है। जो सही आंसर देगा उसको एक चॉकलेट मिलेगी, ठीक है। उसमें से एक चीज भी आप लोगों को याद है जो मैंने पढ़ाया था, पहले नंबर पर मैंने क्या बताया था? पहले नंबर पर बताया था मध्य प्रदेश, याद आ रहा है। दूसरे नंबर पर मैंने क्या बताया था? महाराष्ट्र। अगर ये 2 भी आप लोगों को याद है तो भी आप लोग क्वेश्चन का आंसर देकर चले जाएंगे। एटलीस्ट टॉप 5 यार आप लोग याद रखिए, ताकि कंफ्यूजन आप लोगों को देखने को नहीं मिले। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आप लोगों को अटेम्प्ट करने के बाद में मजा आएगा कि हाँ ऐसे भी क्वेश्चन एग्जाम में बन जाते हैं। और यहाँ पर 4 स्टेटमेंट है आप लोगों के सामने, आप लोगों को ढूंढना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है। बोला गया यहाँ पर देबोर कमीशन जो है उसके द्वारा रिकमेंड किया गया प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप बनाने के लिए, जिसको पीटीजी बोला गया 1973 में। इसी के साथ में 75 जो पीवीटीजी हैं आउट ऑफ 705 शेड्यूल जो ट्राइब हैं, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। नेक्स्ट बोला गया उड़ीसा के अंदर हाईएस्ट पीवीटीजी हैं। पीवीटीजी हैं वो हर एक राज्य में आप लोगों को फैली हुई नजर आएंगी। तो सही आंसर क्या है अगर मैं आप लोगों से पूछूं? अगर आप लोगों को कुछ नहीं पता है, पूरे इसमें सारा कुछ नहीं पता है, और आप लोगों को मेरी एक स्टेटमेंट याद रह गई है कि हाँ सर ने ये बोला था कि हर एक राज्य में तो यार ट्राइबल कम्युनिटी नहीं है, अगर ये छोटी सी बात भी आप लोगों को याद रह गई ना, तो यहाँ से आप लोग आराम से क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं कि हाँ 4th स्टेटमेंट गलत है, और 4th अगर गलत हो जाती है तो यहाँ, तो ऐसे आप लोगों से कई बार यूपीएससी में क्वेश्चन बनते हैं। तो इस तरीके से प्रिपरेशन करो ताकि एक भी पॉइंट जो है वो आप लोगों का छूटे ना, जो भी करके जाओ पढ़ के ढंग से शानदार तरीके से। ट्राइबल कम्युनिटी की एक बॉडी आप लोगों को देखने को मिलेगी, इसमें भी कई बार क्वेश्चन बन जाते हैं नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब के बारे में, ठीक है। ये नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब जो है बोला गया एक संवैधानिक बॉडी है। इसी के साथ में बोला गया आर्टिकल 338A के अंदर आती है। नेक्स्ट यहां पर बोला गया कि इसके मेंबर आर नॉट एलिजिबल फॉर अपॉइंटमेंट मोर देन 1 टर्म, ये यहां पर बोला गया।
तो ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अगर बात करें, चलिए अटेम्प्ट करिए, फिर अभी आंसर बताऊंगा तो आप लोग समझ जाएंगे। ये भी पूरा एक अलग से टॉपिक हो जाता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब के बारे में अलग से एक बॉडी होगी, आप लोगों का क्वेश्चन बन जाता है। ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर है यहाँ पर ए। बोला गया है कि मेंबर आर नॉट एलिजिबल अपॉइंटमेंट फॉर मोर देन 1 टर्म। तो ऐसा नहीं है यहाँ पर, ये मोर देन 2 टर्म है, ना कि 1 टर्म। तो ये एक स्टेटमेंट है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर पहले नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब और शेड्यूल कास्ट जो था वो एक जगह हुआ करता था। फिर 19 फरवरी 2004 में यहाँ पर जो 338 आर्टिकल है उसके अंदर एक और नया आर्टिकल ऐड कर दिया जिसको 338A बोला। मैंने आप लोगों को हमेशा बोला है किसी भी आर्टिकल के सामने A, B, C, D कैपिटल में लिखा हो तो इसका मतलब यह है कि संविधान में संशोधन करके उसको ऐड किया गया है। ओरिजिनली वो संविधान के अंदर नहीं हुआ करता था। 89th जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किया गया था वो 2003 में किया गया। तो इसलिए यहां पर ये एक संवैधानिक बॉडी भी हो गया, आप लोग यहां पर समझ सकते हैं। किस मिनिस्ट्री के अंडर में आता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में आते हैं। इसके मिनिस्टर कौन है ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। अगर बात करें यहां पर तो ये कैसे जो ट्राइबल कम्युनिटी को आगे लेकर चलना है उसके बारे में बात करते हैं। एटलीस्ट एक मेंबर महिला होगी, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और दूसरे मेंबर होंगे जो कि 3 साल के लिए चुने जाते हैं और 2 टर्म के लिए मैक्सिमम इनको चुना जा सकता है। तो ऐसे आंसर यहां पर आप लोगों के सामने ए हो गया। एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए यहां पर है, इतने सारे क्वेश्चन हो गए आप लोगों को मजा आ गया होगा। ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए काफी इंटरेस्टिंग बोला जा रहा है कि परसेंटेज वाइज अगर आप लोगों को बताना है ट्राइबल कम्युनिटी कहां पर ज्यादा पाई जाती है। मैंने अभी आप लोगों को बताया था एक पर्टिकुलर मैप में लोकेशन दिखा के, नागालैंड, लक्षद्वीप, मिजोरम, मेघालय। तो अगर आप लोगों को ये पता है ओनली जो लोकेशन मैंने दिखाई है लक्षद्वीप वाली, तो आंसर आप लोगों के सामने होगा यहाँ पर बी। तो यार मैं हमेशा ऐसे ही बोलता हूँ आप लोगों को कि टॉपिक को बिल्कुल ऐसे तैयार आप लोगों को करना है ताकि जब भी आप लोग एग्जाम में बैठो तो आप लोगों को दिक्कतें न देखने को मिले किसी भी तरीके से। चलिए एक और क्वेश्चन इसी बात पर, ठीक है। बात की जा रही है कि आप लोगों को स्टेटमेंट दे रखी है कि शेड्यूल्ड ट्राइब पॉपुलेशन के बारे में अकॉर्डिंग टू द 2011 का जो सेंसस था, तो यहां पर ट्राइबल पॉपुलेशन जो है वो बोला गया 8.61% थी टोटल पॉपुलेशन का। ग्रोथ आप लोगों को देखने को मिली है लेस देन टोटल पॉपुलेशन। और तीसरा बोला गया यहां पर कि जो सेक्स रेशियो है ओवरऑल जो पॉपुलेशन का वो लेस है, लेस देन द जो ट्राइबल कम्युनिटी के अंदर ये लेस आप लोगों को देखने को मिलेगा, ये बोला गया है। तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी बोला गया 2 and 3, सी बोला गया 1 and 3, डी बोला गया ऑल ऑफ द अबव। तो जो आंसर है वो क्या सही है अगर पूछा जाए तो आंसर है सी से यहाँ पर, यानी कि फर्स्ट और सेकंड सही है। बाकी सारी स्टेटमेंट आप लोगों को यहाँ पर पता है, मैंने सारे ग्रोथ रेट के बारे में डिटेल में आप लोगों को यहाँ पर बता दिए। तो ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से बनते हैं एग्जाम में। बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ है यहाँ पर, ILO यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट के बारे में बात करूंगा जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहले तो आप लोगों से पूछा सकता है रिपोर्ट जो है वो किसके द्वारा रिलीज की गई है? ग्लोबल एस्टीमेट ऑफ मॉडर्न स्लेवरी, यानी कि आज के टाइम पे जो स्लेवरी है, यानी कि आज के डेट में जो बंधुआ टाइप की मजदूरी है उसके बारे में अगर बात करें तो ये रिपोर्ट प्रस्तुत की गई ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो मॉडर्न स्लेवरी में 2 क्राइटेरिया इनके द्वारा दिए गए हैं। पहला तो किसी को फोर्स लेबर कराना, दूसरा फोर्स मैरिज यानी कि जबरदस्ती शादी करना। तो 2 तो इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोगों को याद रखने पड़ेंगे यहाँ पर, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आप लोग ये बन सकता है। इसी के साथ में आप लोग याद रखने का पार्ट 3 में जब आप लोग जाएंगे संविधान के अंदर, आर्टिकल 12 से लेके आर्टिकल 35 आप लोगों को देखने को मिलते हैं। आर्टिकल 23 ये यहाँ पर इसी के बारे में आप लोग को बात करता हुआ नजर आएगा। जो यहाँ पर अगर कोई पर्टिकुलर पर्सन जो रिफ्यूज नहीं कर सकता, अगर उसको कोई काम बोल दिया जाए और उसको छोड़ भी नहीं सकता, तो यहाँ पर अगर छोड़ देगा तो थ्रेट देखने को मिल सकता है, वायलेंस, मतलब किसी भी तरीके से पावर का इस्तेमाल करके उसको सप्रेस करने की कोशिश की जा सकती है। तो ये बोला गया कि 50 मिलियन लोग ऐसे हैं, 50 मिलियन बोला जा रहा है यहाँ पर, 1 मिलियन में 10 लाख होते हैं, यानी कि मोटे मोटे तौर पर बोले तो 500 लाख यानी कि 5 करोड़ लोग ऐसे हैं आज की डेट में जो कि इस तरीके की स्लेवरी में रह रहे हैं। पहले 2016 में ये संख्या 40 थी, अभी बढ़ गई है यहाँ पर, ये बात बोली गई है। ये खतरनाक चीज है यहाँ पर। 28 मिलियन जो फोर्स लेबर है यहाँ पर, और 22 मिलियन जो कि यहाँ पर एक तरीके से फोर्स मैरिज भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, जबरदस्ती शादी की जाती है। तो ये कंडीशन यहाँ से निकल कर आती है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, अगर कल को कोई क्वेश्चन बने तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन पूछ ले आते हैं कई बार, ठीक है। ये थी इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन। आगे चलते हैं। यहाँ पर ये जो न्यूज़ निकल कर आ रही है, ये बात की जा रही है नेशनल बिल्डिंग कोड, यानी कि अगर कोई बिल्डिंग आप लोगों को बनानी है तो उसके लिए क्या कोड होना चाहिए, यानी कि क्या क्राइटेरिया होना चाहिए। आप लोगों ने रिसेंटली अभी देखा होगा कई सारी बिल्डिंग में आग लग जाती है, कई सारे बच्चों की जान चली जाती है। तो उसी पैटर्न में यहाँ पर नेशनल बिल्डिंग कोड के बारे में बात की जा रही है। तो उसके लिए प्रॉपर एक क्राइटेरिया रखा गया है जो कि फॉलो करना है। सबसे पहले तो कौन यहाँ पर इसको तैयार करता है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर जो है वो इसको रिलीज करती है, जो कि याद रखिएगा नेशनल बिल्डिंग कोड जो है 2016
कि यहाँ पर ये यूज़ किए जाते हैं, कैसे कैसे आप लोगों को यहाँ पर सेफ्टी रखनी है, कैसे कैसे इलेक्ट्रिकल के जो भी इक्विपमेंट है उनको इंस्टॉल करना है, उसके लिए गाइड किया जाता है यहाँ पर। डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन कैसा होना चाहिए, कोई भी अगर आप लोगों को बिल्डिंग बनानी है, मेंटेनेंस कैसे रखना है बिल्डिंग का, उसके ऊपर भी फोकस किया जाता है। ये प्रोविज़न जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंश्योर करते हैं कि मिनिमम जो रिक्वायरमेंट लेवल है, सेफ्टी हेल्थ जो भी है यहाँ पर कल को दिक्कतें देखने मिले। आप लोगों ने देखा है कई बार एक तरीके से कोचिंग सेंटर में आग लग जाती है, ठीक है, तो कई सारे बच्चों की डेथ हुई थी। आई थिंक गुजरात के अंदर हुआ था ना वो इंसिडेंट, जब देखने को मिला था। तो इस तरीके से आप लोग देखते हैं। ये डिज़ाइन तैयार कौन करता है, कौन इसको डिज़ाइन को देखता है, तो ब्यूरो ऑफ जो इंडियन स्टैंडर्ड है जिसको BIS बोलते हैं, वो देखता है कि बिल्डिंगें कैसी बनानी है, ताकि कल को कोई दुर्घटना न देखने को मिले, क्योंकि दुर्घटना होती फिर एक तरीके से इंसान की जान जाती है। तो इसको रोकना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, ये बेसिक है। एक जो न्यूज़ है यहाँ पर, ये साइंस एंड टेक की आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी। ये आ रही है इसरो की साइड से निकलकर। इंटेलिजेंस सैटेलाइट यहाँ पर बेसिकली डेवलप करने की बात की जा रही है, GSAT, जिसके चलते काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलेगा। कहाँ कहाँ पर हाई पावर सिग्नल है यहाँ पर, उसके ऊपर फोकस किया जाएगा, उनको इस्तेमाल किया जाएगा प्रॉपर वे में, ताकि एक कम्युनिकेशन सैटेलाइट के थ्रू यहाँ पर चीज़ों को डेवलप किया जा सके अपने खुद की कंट्री के द्वारा। और यहाँ पर ये काम करेगा सिंक्रोनस, जो जियो सिंक्रोनस होता है ना, जियो सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, पृथ्वी के साथ साथ रोटेट करता हुआ आप लोगों को नजर आएगा। तो यहाँ पर जो भी टेलीकम्युनिकेशन होता है, फिर जो टेलीविजन ब्रॉडकास्टिंग जो सिस्टम होता है, उसके थ्रू भी यहाँ पर आप लोग देखते हैं और अच्छी से कनेक्टिविटी बना पाएंगे। कल को मौसम की जानकारी देनी है वो हम लोग कर पाएंगे। इसी के साथ में और भी कई सारी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ रहती है, जिसके चलते यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं। कल को बाढ़ आ गई तो वहाँ से बचाना है, वो सारी चीज़ें भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है अपने आप में, जिसके बारे में हल्की सी खबर कम से कम आप लोग जरूर रखिएगा, ठीक है। यहाँ पर आप लोगों के सामने देखने को मिलेंगे कई सारे कुछ फीवर टाइप है, और जिससे चलते यहाँ पर मतलब इनसे सेंट्रिक कुछ आप लोगों को यहाँ पर ये फीवर है, यहाँ पर ये इस तरीके से कनेक्टेड आप लोगों को देखने को मिलेंगे। चिकन पॉक्स हो गया, डेप्थीरिया हो गया, लेप्रोसी हो गया, ठीक है। तो क्या क्या इन्फ्लुएंजा टाइप में आप लोगों को यहाँ पर चीज़ देखने को मिल रही हैं, तो इस तरीके से देख सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में याद रखिएगा। अभी इसके बारे में मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि बात की जा रही है नोटिफाइड डिजीज। नोटिफाइड यानी कि जिसको अधिसूचित कर दिया जाए। मान लीजिए एक बीमारी है, जिस बीमारी के बारे में बात की जा रही है, एक बीमारी ऐसी इसके बारे में कोई बात ही नहीं कर रहा है, तो ये जरूरी है कि जिसके बारे में बात की जा रही है उसके बारे में इसलिए बात की जा रही है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी है, उसकी वजह से बहुत सारे लोगों की डेथ हो रही है। तो 139 जो रिपोर्ट है यहाँ पर पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी की, उसने हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के बारे में यहाँ पर बताया कि कैंसर को यहाँ पर नोटिफाइड डिसीज में डालने की बात यहाँ पर की जा रही है, क्योंकि इसकी अंडर रिपोर्टिंग होती है, यानी कि जितने कैंसर के मरीज हैं उसके हिसाब से रिपोर्टिंग जो है वो अप टू द मार्क नहीं हो रही है, इसलिए फोकस देना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। गवर्नमेंट और अच्छे से काम कर पाएगी। लीगली बाइंडिंग है यहाँ पर, अगर फेलियर होता है एक तरीके से तो उसके ऊपर फोकस किया जाता है, तो ये एक तरीके से लीगली बाइंडिंग हो जाती है। फेलियर को क्रिमिनल कैटेगरी ऑफेंस में यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि अगर काउंट नहीं कर रहे हैं तो दिक्कतें देखने को मिलती है। फिर उसका सोल्यूशन कैसे निकलेगा, तो ऑलरेडी कई सारी बीमारी थी यहाँ पर नोटिफाइड में, अभी यहाँ पर कैंसर को भी रखा जा रहा है। ये कंडीशन आप लोगों को देखने को मिलेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर ये न्यूज़ में है, ठीक है। तो कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कल को अगर क्वेश्चन बन जाए तो, ओके। क्वेश्चन है कुछ बोला गया कि यहाँ पर आप लोगों को बताना है कि अभी जो कमेटी है जो कॉन्स्टिट्यूट करती है फाइनेंस मिनिस्ट्री, एड्रेस करने के लिए यहाँ पर जो वेंचर कैपिटल और इसी के साथ में प्राइवेट जो इक्विटी है उसके बारे में बात की जाती है, किसकी अध्यक्षता में यहाँ पर ये कमेटी जो बनाई गई है, ठीक है। तो यहाँ पर अजय त्यागी आप लोगों को देखने को मिलेगा। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी कई बार आप लोगों से पूछ ली जाती है, ठीक है, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं। इसी के साथ में मलिंगम, नेक्स्ट यहाँ पर M दामोदरन और नेक्स्ट यहाँ पर SC जो गर्ग हैं, ठीक है। आंसर क्या है यहाँ पर, आंसर आप लोगों को C देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कमेटी के बारे में याद रखिएगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है कितने जो ड्रग्स हैं अभी यहाँ पर नेशनल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में डाली गई है। इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, बहुत डिटेल में ये टॉपिक मैंने कल ही आप लोगों को पढ़ाया था, तो एक्सपेक्ट करता हूँ कि इसका आंसर आप लोग दोगे, ठीक है। तो आंसर बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है ऑल इंडिया ऑफिशियल लैंग्वेज कॉन्फ्रेंस, जो कि आप लोगों को पता है 14 तारीख को हमारी कंट्री में हिंदी दिवस सेलिब्रेट किया गया। तो ये कॉन्फ्रेंस कहाँ पर हुई, जहाँ पर अमित शाह जी जो है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया। सूरत, अहमदाबाद, बेंगलुरु और पुणे। कॉमन सेंस ये लगा सकते हैं जब एक ही राज्य की 2 सिटी के नाम दे दिए जाएं, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं उन्हीं में से कोई एक होगा, ठीक है। तो यहाँ पर सही आंसर क्या है, तो वह है सूरत। तो सूरत में यहाँ पर सूरत दिखाई गई, उसके बाद में यहाँ पर फिर चीज़ें आगे बढ़ाई गई, ठीक है। बात की जा रही है यहाँ पर जो हमारी कंट्री में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, उसके द्वारा स्टार्टअप हब की बात यहाँ पर की जा रही है, जिसके चलते कंपनी जो है वो लॉन्च कर रहे हैं XR स्टार्टअप, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट है जो कि आप लोगों से पूछा भी जा सकता है, तो आप लोगों को हल्का सा आइडियाज़ के बारे में होना चाहिए, जिसके बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगा।
XR का मतलब क्या होता है, पहले तो ये बात करिए। इसको बोलते हैं एक्सटेंडेड रियलिटी, ठीक है। तो इसके ऊपर काम करने के लिए कौन यहां पर पार्टनर है, अमेजन, एप्पल, मेटा या फिर IBM। तो सही आंसर क्या है, मेटा। मेटा कौन है, ये बेटा मेटा, ये है फेसबुक। पहले जिसका नाम फेसबुक था, अभी उसने अपना नाम चेंज कर जो है वो मेटा कर दिया गया है। तो इसके बारे में आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। वन लाइनर नेशनल लेवल की अगर बात करें, इंडिया और चाइना जो है लद्दाख में पहले जो डेडलॉक चल रहा था उससे दूर हो रहे हैं, तो एक अच्छी बात बोल सकते हैं। G20 की प्रेसिडेंसी जो है वो इंडिया के पास आने वाली है 1 दिसंबर से, तो ये भी एक तरीके से बधाई हो आप सभी लोगों को। एक्सरसाइज यहाँ पर काकादू, ये ऑस्ट्रेलियन जो रेवल नेवी है उसके बारे में मैंने आप लोगों से बात की। इसी के साथ में CB जॉर्ज जो कि नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर है जापान, तो ये भी रिसेंटली अभी ज़्यादा न्यूज़ में थे यहाँ पर, ठीक है। पर्सनैलिटी के बारे में आ जाता है कई बार आप लोगों से वनडे टाइप के एग्जाम में, इसलिए छोटी छोटी भी इंफॉर्मेशन कई बार ऐड कर देता हूँ, ठीक है। आगे बात करें तो इकोनॉमी और कॉर्पोरेट के बारे में बात करते हैं, वेदांता और इसी के साथ में ताइवान। तो यहाँ पर ताइवान में जो जिसका नाम है यहाँ पर फॉक्सन, ठीक है। तो एक ग्रुप मिलकर क्या काम करने वाले हैं यहाँ पर, ये सेमीकंडक्टर चिप बनाएंगे गुजरात के अंदर में। रीजन क्या है, जो भी ताइवान के अंदर प्रोडक्ट बनता है, जो माल बनता है, उस पर मेड इन चाइना लिखा हुआ आता है। ताइवान को ये पसंद नहीं आता है, तो इसके चलते दिक्कत देखने को मिलती है। तो ताइवान कह रहा है कि झंझट ही खत्म करते हैं, इंडिया के साथ में चल के इंडिया में ही बनाते हैं, कम से कम मेड इन इंडिया लिखा हुआ मिलेगा, हमारी दोस्ती तो गहरी होगी। ऐसी बातें यहाँ पर बोली जा रही है, ठीक है। बाकी जो अभी मैंने क्वेश्चन भी आप लोगों से अटेम्प्ट करवाया यहाँ पर, तो M दामोदरन है यहाँ पर, इनका नाम याद रखिएगा। 6 मेंबर की कमेटी बनाई गई है यहाँ पर वेंचर कैपिटल और प्राइवेट इक्विटी के लिए, सेबी के जो फॉर्मर चेयरमैन के द्वारा हेड किया जा रहा है, ठीक है। 384 मेडिसिन जो है वो नेशनल जो लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन में आप लोगों को देखने को मिलेगा। FICCI की फुल फॉर्म बताना है। इसके द्वारा अभी यहाँ पर बोला गया कि 1 लाख के करीब जो पेटेंट है वो टीबी मुक्त भारत के पेशेंट जो है वो टीबी मुक्त भारत अभियान के तहत अडॉप्ट किए गए। 1 लाख जो पेशेंट है, ठीक है, पेटेंट नहीं पेशेंट, ठीक है। तो यहाँ पर मुद्दा क्या है, मुद्दा यहाँ पर यह है कि अभी ये बोला गया था कि अगर मान लीजिए कोई आदमी ऐसा है जो कि सक्षम है, मान लीजिए आप लोग आज के दिन में जॉब कर रहे हैं, तो आप लोग पैसा कमा रहे हैं, तो आप लोग क्या करना है, कम से कम एक मरीज को गोद लेना है ताकि उसकी दवाई का खर्चा आप लोग उठा सको। तो ये प्रोग्राम चलाया गया और इसी के बेस पर वैसे तो बोला गया 2030 तक हम लोग टीबी को खत्म करेंगे, पर इस प्रोग्राम के बेस पर बोला गया कि 2025 तक यानी कि 5 साल पहले हम लोग टीबी को खत्म कर देंगे, दुनियादारी से पहले ही, यानी कि दुनिया में 2030 का टारगेट है, ठीक है। अर्मीनिया और अजरबैजान जो है वहाँ पर लड़ाई होगी, 49 सोल्जर यहाँ पर अभी मारे गए, ठीक है। ये इसकी वजह से दिक्कतें देखने को मिल रही हैं। जीन ल्यू कोडार्ट, ये फ्रेंच आप लोगों को देखने को मिलेंगे, फ्रेंच जो डायरेक्टर आप लोगों को देखने को मिलेंगे, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हो गई है। ये काफ़ी बड़ा आर्टिकल छाप दिया गया यहाँ पर इंडियन एक्सप्रेस के द्वारा। ऐसा लगता है कई बार फ्री बैठा रहता है, बस आर्टिकल आए पता नहीं क्या क्या निकाल कर लेकर आ जाएगा, ठीक है। तो पर्सन इन न्यूज़ में कम से कम आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। ये है तिलहारी फॉरेस्ट, याद रखिएगा, एग्जैक्ट लोकेशन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगी, ठीक है। ये बॉर्डर है यहाँ पर, बेसिकली यहाँ पर आप लोगों को बॉर्डर देखने को मिलेगा यहाँ पर, जो ये फैला हुआ फॉरेस्ट है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ पर महाराष्ट्र, इसी के साथ में कर्नाटका वाले रीजन में आप लोगों को ये चीज़ें नजर आएंगी। यहाँ पर आप लोगों को और भी कई सारी छोटी छोटी चीज़ें, खासकर बेला गाँव, जो बेलागवी या फिर बेलगांव का नाम सुना आप लोगों ने, किस 2 राज्य के बीच में ये एक लड़ाई का रीजन माना जाता है, ये आप लोग बताइए। 5 नए शब्द जो कि आप लोग की इंग्लिश इंप्रूव करने का काम करेंगे, और डेली ये वो शब्द होते हैं जो कि आप लोगों को आंसर राइटिंग में भी हेल्प करते हैं, और एंटोनिम सिनोनिम्स भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलती हैं, अनुलोम विलोम और पर्यायवाची। ऑटोनोमस यानी कि एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं सेल्फ गवर्निंग, ठीक है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर एक तरीके से स्वायत्त या साथ, ठीक है, तो यहाँ पर बोला है स्वायत्त से, यानी कि अपने आप, ऑटोनोमस रीजन नहीं बोलते हैं कई बार, ठीक है। साल्वेज यानी कि उबार बोल सकते हैं एक तरीके से, रिकवरी, रेस्क्यू, कहीं से बचाना, ठीक है, ऐसा बोल सकते हैं। कई सारे शब्द आप लोगों ने न्यूज़पेपर में कई बार देखा होगा, ठीक है। तो इस तरीके से शब्द आप लोगों से पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट शब्द है यहाँ पर लेसियस, आप लोगों ने सुना होगा स्वादी, काफ़ी स्वादिष्ट खाना है, ठीक है। तो ये डेलिशियस भी वर्ड यूज़ किया था यहाँ पर, ठीक है। तो इसी के साथ ये ऐसे शब्द हैं जो कि नॉर्मली भी आप लोग यूज़ करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर बात की जा रही है लुडिकस, ये यहाँ पर आप लोगों को देखने को मिलेगा ऊट पटांग, यानी कि उबड़ा खुबड़ा, मतलब काफ़ी ऐसे एक तरीके से गलत तरीके का सिस्टम आप लोग बोल सकते हैं। सो पुलिस बोल दिया गया है, अनरीजनेबल, जिसका कोई सर और पैर ही नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से भी शब्द आप लोग यहाँ पर देखते हैं। एंटोनिम्स और सिनोनिम भी आप लोग इनके देखिएगा थोड़ा। लास्ट शब्द है यहाँ पर, ये बात की जा रही है टेमिंग, यानी कि भरा हुआ, इनके फुल, ठीक है। तो ये शब्द हो गया आप लोगों के सामने। तो इस तरीके से चीज़ें आप लोग देखो यार, और शानदार तरीके से जो भी क्वेश्चन पूछे आते हैं उनके आंसर आप लोग जरूर दिया करो, जिस तरीके से यहाँ पर आंसर दिए जाते हैं। और इसी के साथ में कोशिश करो कि जो भी आप लोग बनना चाहते हैं अपने नाम के सामने वही शब्द आप लोग लगा लो, ठीक है। इससे आप लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस भी आएगा। तो कैसा लगा आज का लेक्चर जरूर बताना, फीडबैक देकर जरूर आप लोग जाइएगा। इसी के साथ में जोश कैसा रहा, ठीक है। अगर आप लोगों ने अच्छे से लेक्चर एंजॉय किया है तो बताइएगा हाँ बिल्कुल वेल डन,
और जय हिंद जरूर लिखना कमेंट बॉक्स में, ताकि वीडियो जो है आप लोगों को कि हाँ पूरा मजा आ गया। तो जोश पूरा हाई रखना है पूरे दिन, ठीक है। और इसी तरीके से टाइम पर आ करो यार। अगर आप लोगों को लगता है कि अपना शेड्यूल फॉलो करना है, डिसिप्लिन में चलना है, तो वो काफ़ी ज़्यादा जरूरी होता है। बिना डिसिप्लिन के जो जिंदगी है वो इंसानों में और जानवरों में फ़र्क ही क्या रह जाता है। तो अपनी लाइफ को थोड़ा सा डिसिप्लिन बनाओ और अपना टाइम स्टार्ट कर सकते हैं मेरे साथ में आप लोग, और पूरे दिन को शानदार तरीके से यूटिलाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आज का डिस्कशन। अरे हाँ, स्टार्टिंग की वीडियो के बारे में तो बताया नहीं, वो जो स्टार्टिंग की वीडियो थी उसके बारे में आप लोग याद रखिएगा कि काफ़ी ज़्यादा जरूरी है। कल को चल के कई सारे ऐसे इंसिडेंट देखने को मिलते हैं। तो एक तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यहाँ पर ये है कि आप लोग जैसे सीएनजी वगैरह भराने जाते हैं, बाहर उतर जाया करो। कई सारी सीएनजी में आग लगती हुई नजर आई अभी गाड़ी में, और यहाँ पर ये एक ऑटोमेटिक गाड़ी थी जिसमें यहाँ पर ये इंसिडेंट देखने को मिला, ठीक है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम लोग अवेयर रहेंगे तो दिक्कतों से बच जाएंगे। बाकी पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगी, वहाँ से जाकर डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ, जब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करार। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, ऑल द बेस्ट जो मेंस देने जा रहे हैं, ठीक है।